ओके, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हम लोग गुड मोशन ऑफ आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून लास्ट क्लास में हम लोग गुड मोशन ऑफ आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ठीक है, टॉपिक अभी यही है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन, सॉरी दैट्स द टॉपिक, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आप लोग को कुछ क्वेश्चंस हम बोले थे सॉल्व करने के लिए, आप लोग अटेम्प्ट किए थे वो क्वेश्चंस? अटेम्प्ट किए थे कि नहीं किए थे? और अगर अटेम्प्ट किए थे तो हुआ कि नहीं हुआ? हम्म, और सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ वो क्वेश्चन? चलो ठीक है, अगर हुआ कि नहीं हुआ वो हमें पता नहीं है। ठीक है, आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, आज मॉर्निंग में हम लोग दो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, ये सभी कुछ इंट्रोड्यूस किया गया था। तो देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, पार्टिकल उसी से और ये दोनों को रिलेट किया गया है। ठीक है ना, पार्टिकल इसका चार्ज है Q और मास है M। ठीक है, इज थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, देखिए V0 और आई कैप। ठीक है, इनटू ए यूनिफॉर्म, या इनटू जस्ट ऐसे लिख देते हैं, इनटू बी। बी आप मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और इनटू के कैप। ठीक है ना। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट वी एक्स टी। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, वी एक्स टी आपको निकालना है, मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ स्पीड बताना है टी टाइम के बाद। ओके, अभी देखो ये जो है ना, मतलब यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे वी नॉट आई कैप दिया हुआ है। अब थोड़ी देर के बाद आपको बताना है एक्स कंपोनेंट टी टाइम के बाद, ये एट टी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है ना, तो टी इक्वल टू जीरो पे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी नॉट है। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम कितना होगा? ठीक है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये क्वेश्चन है। तो देखो ये इस क्वेश्चन में हम हिंट आपको इतना दे देते हैं कि देखिए इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड के कैप में है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बी नॉट में कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, सो दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना, तो पाथ जो होगा पार्टिकल का वो सर्कल होगा, पार्टिकल विल मूव इन सर्कुलर पाथ। ओके, तो आपको सर्कल का कॉन्सेप्ट लगा करके आंसर करना होगा। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करिए, जस्ट आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स। ओके, उसके बाद फिर नहीं होता है तो हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, हम चलो एक और हिंट देते हैं कि देखो सर्कल का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, ध्यान रखोगे, ऑल क्वेश्चंस ऑफ सर्कल, ठीक है, इज सॉल्व्ड, ऑल क्वेश्चंस ऑफ सर्कल इज सॉल्व्ड यूजिंग, ठीक है, ज्योमेट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि जैसे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक है, और पाथ जो बन रहा है वो सर्कल बन रहा है, क्योंकि आपको बताया गया लास्ट क्लास में कि अगर इनिशियल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे तो पाथ जो है सर्कल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर आप ज्योमेट्री से करोगे। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि अगर कोई पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो कितना टाइम स्पेंड करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो उसे आंसर करने के लिए भी हम लोग सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे। ठीक है, मतलब ज्योमेट्री लगा रहे थे सर्कल में। ठीक है, तो सेम थिंग वी विल डू हियर ऑल्सो। ठीक है, देखिए क्या आंसर आ रहा है इसका। एनी आंसर?
चलो देखो हम बताते हैं, देखो इसमें क्या होगा। MBR/Q कितना आ रहा है? MBR/Q एम अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस क्यू 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 स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम इनटू टाइम भी तो होगा ना, वी टी एक्स के टर्म्स में आएगा ना। टी बोला गया तो इसका मतलब आपको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है, एज ए हाँ फंक्शन तो ऑफ टाइम लिखोगे ना। यस सर। देखिए इसमें टाइम ही तो बताया, अंडर रूट वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर प्लस क्यू 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 वी बी टी बाई एम का होल स्क्वायर अंडर रूट में कंप्लीट। और टी नहीं है, टी नहीं है उसमें। टी है ना सर, क्यू वी बी टी। अच्छा कैसे हमने निकाल रहे क्या हो किया जरा कि एक मिनट एक बार सर बताओ जरा। सर्कल है, फोर्स माइनस जे डायरेक्शन में लग रहा है, तो किसी पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वी नॉट है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी वहां से निकाल लिया क्योंकि वो एक कांस्टेंट फोर्स है, तो एफ इक्वल टू एम से आ गया कि ए इक्वल टू एफ बाई एम, एफ इक्वल टू क्यू वी बी। और क्योंकि कांस्टेंट वो है तो उसकी वजह से न्यूटन मोशन लग जाएगी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू जीरो है वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन क्यों निकाल रहे हो? हम तो एक्स डायरेक्शन में निकालने के लिए बोले ना। इसमें निकालने के लिए क्या बोला गया? वी एक्स टी बोला गया ना। हम टोटल निकाल दिए सर कि टोटल में एक्स और वाई दोनों। तो जितना बोला जाएगा उतना ही निकालोगे ना। वी एक्स टी बोला गया है तो वी एक्स टी निकालो। कितना आ रहा है वी एक्स टी? बताओ क्या आंसर आ रहा है। और कोई बताइए। ठीक है चलो देखो बताते हैं हम। देखो इसमें क्या होगा कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसको ऐसे थ्रो किया गया है देखो वी वेलोसिटी से, वी नॉट से, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आउट ऑफ द पेज दिया हुआ है। तो आप ऐसे देखिए वी इधर है, बी इधर है, वी क्रॉस बी करोगे ना तो थंब नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ऐसे भी देख लो यहाँ से वी क्रॉस बी करोगे ना, वी क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स के लिए, तो आई कैप क्रॉस के कैप, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस जे कैप। तो आई कैप के कैप माइनस जे कैप हो जाएगा। तो ये जानते हो नेगेटिव मतलब ऐसे इधर इसके ऊपर फोर्स यहाँ पे इधर लग रहा है, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फोर्स है, तो जिसकी वजह से ये पार्टिकल ऐसे डेविएट करेगा। अब देखो वी और बी परपेंडिकुलर है ना, तो इसका मतलब ये पाथ तो सर्कल बनने वाला है, कंफर्म है, तो ऐसे करके सर्कल यहाँ से ऐसे बना दोगे, ठीक है ना, ये सर्कल बना देना है, ठीक है ना। और बस इसको ये जो इनिशियल लाइन है ना उसको टेंजेंट मानते हुए सर्कल बना देना है, इसका सेंटर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ देर के बाद पार्टिकल मान लो यहाँ पहुंच गया, पार्टिकल हैज रीच दिस पॉइंट, ओके। ये मान लो पोजीशन है टी इक्वल टू टी का, ठीक है ना, दिस इज द पोजीशन एट टी इक्वल टू टी, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी देखिए, इस हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट, ये बताया गया आप लोग को कि मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे भी स्पीड इसका वी नॉट होगा, ठीक है ना। इसको ऐसे यहाँ सेंटर से ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। तो मान लो जब ये यहाँ पहुंचा ना टी इक्वल टू टी टाइम पे, तो ये एंगल थीटा है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, तो ये थीटा एंगल है। तो अब देखिए क्या होगा कि ये थीटा है, तो हम लोग लास्ट क्लास में बताया था ना कि अगर आर्क में पार्टिकल मूव करता है टी टाइम तक, तो वहां पे जो एंगल निकलता है, एंगल इज इक्वल टू सॉरी टाइम जो होता है, टाइम इज इक्वल टू ये फॉर्मूला बताए थे, टाइम इक्वल टू थीटा एम अपॉन क्यू बी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से थीटा निकालोगे ना तो क्यू बी टी और बाई एम हो जाएगा, क्यू बी टी बाई एम। सो थीटा इज इक्वल टू क्यू बी टी बाई एम होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, सो दैट्स द वैल्यू ऑफ थीटा क्यू बी टी बाई एम, ओके। तो इस तरह से हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल लिए। तो अब आप नोटिस करिए कि यहाँ पे जो है ना, देखो हम ज्योमेट्री ही तो बोल रहे थे, आप ये वाला एंगल निकाल के देखिए, दिस एंगल, ठीक है ना। तो इस एंगल को निकालने के लिए देखो, अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आ रही है तो इसलिए ऐसे बता देते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट किया ये, अब यहाँ पहुंच गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ऐसे लाइन बनाओगे ना, देखो ये रेडियस और टेंजेंट है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ये, ठीक है ना। तो ये थीटा है, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, दिस इज 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। नहीं नहीं सॉरी, ये थीटा हो जाएगा, है ना, दिस विल बी थीटा एक्चुअली, क्योंकि ये थीटा है, सॉरी ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है। देखो ये दिस इज 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो दिस एंगल विल बी थीटा एक्चुअली, ठीक है ना। थीटा ये कैसे होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 होना चाहिए ना, 90 हो गया तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है ना यहाँ पे थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो अब वी नॉट हमें हमें पता है कि पार्टिकल सर्कल में जब मूव करता है ना तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके गया, यहाँ पे स्पीड यहाँ वी नॉट है, तो यहाँ पे भी स्पीड वी नॉट होगा, बस अब हमें एक्स कंपोनेंट निकालना है तो इसको इधर रिजॉल्व कर देंगे। तो वी एक्स जो यहाँ निकलेगा दैट इज इक्वल टू वी नॉट एंड कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा का वैल्यू आप यहाँ पे
इससे पुट कर दोगे तो वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट, और यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना, कॉस, ठीक है, और क्यू बी टी बाई एम, ठीक है, दैट्स द आंसर, यही इसका आंसर होगा, कॉस क्यू बी टी बाई एम। ओके ओके। तो अब देखो, जानते हो हम पूछते क्यों हैं कि आप लोग कैसे सॉल्व कर रहे हो, इससे आप हमें समझ में आता है ना कि कहाँ पे गलती कर रहे थे। तो देखो पहली बात आपने ये कहा कि क्या बोलते हैं यहाँ पे एक्स फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट कैसे पता चल गया कि फोर्स, आप जानते हो वेक्टर क्वांटिटी है ना, उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो देखो जब यहाँ पे पार्टिकल है ना तो फोर्स नीचे लग रहा है, जब यहाँ पे आएगा ना तो फोर्स इधर लगेगा। तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो ये कांस्टेंट नहीं है, इट इज नॉट ए कांस्टेंट फोर्स। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन भी जो होगा वो भी कांस्टेंट नहीं होगा, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप v इक्वल टू यू प्लस एटी नहीं लगा सकते, ठीक है ना, यू कैन नॉट अप्लाई v इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका आंसर हो गया, ठीक है, दैट्स द आंसर। तो बस ये देखो ज्योमेट्री से बस 2 लाइन में ये सॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन को जानते हो हम बिना ज्योमेट्री के भी सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर ट्राई करना चाहते हो ना, मतलब लर्न करना चाहते हो, तो आप ट्राई करके देख सकते हो। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विदाउट ज्योमेट्री, ओके, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो इसमें इक्वेशन मोशन ऐसे लगाना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में, फोर्स इक्वल टू, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना हमेशा, तो आप कौन सा डायरेक्शन लोगे, तो एक जनरल लेना पड़ेगा, ठीक है, किसी आर्बिट्ररी इंस्टेंट ऑफ टाइम में। तो फोर्स की जगह ऐसे लिखना होगा क्यू वी क्रॉस बी। तो ये एक किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम का वेलोसिटी होगा, ठीक है ना, इनिशियल नहीं होगा ये, इट वॉन्ट बी इनिशियल, ये टी इक्वल टू टी पे हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को आप ऐसे लिख दोगे यहाँ पे डीवी बाई डी टी। तो अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो भी आपको जो है ना बेसिकली यही आंसर आएगा फाइनल, ठीक है। आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है ना, इफ यू वांट यू कैन सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड गेट द सेम आंसर, ठीक है। आपको देखो ये कोशिश करके देखना चाहिए, क्योंकि आप डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ना, तो हम ये इसका मेथड 2 है, ठीक है ना, दिस इज द मेथड 2। तो आपकी देखो एक जिद होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर कि अगर इससे सॉल्व हो सकता है तो हम करके देखेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है ना, यहाँ पे एक्सेलेरेशन जो आप कह रहे थे ना कि वेलोसिटी कॉस्ट, मतलब एक्सेलेरेशन आप देखो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं आएगा यहाँ पे, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होगा, ठीक है। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन टू गेट सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट आ जाएगा आप डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक बार ट्राई जरूर करोगे, ठीक है, कि देखोगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना है डिफरेंशियल इक्वेशन से, एग्जाम में अगर आ गया ऐसा क्वेश्चन तो इसी से करेंगे, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब ज्योमेट्री से बहुत आसानी से हो जाता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये थोड़ा, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, मतलब जितना आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं उतना से तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये एक देखो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक है, अनदर क्वेश्चन, देखो इसी से रिलेट करते हैं। इन प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, फाइंड, ठीक है, बेसिकली एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, ड्यूरिंग टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t। तो t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t में हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है ना, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। आज मॉर्निंग में हम लोग पढ़े थे ना ये, तो इसीलिए हम इससे रिलेट कर दे रहे हैं, देखो, ठीक है। सो इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t, ठीक है। मान लो मैग्नीट्यूड निकाल दो आप, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है ना। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बताना है, ठीक है ना, ड्यूरिंग टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t। क्या आंसर होगा, जल्दी बताओगे आंसर। जीरो तो नहीं है। क्या जीरो आ रहा है आंसर, जीरो कहाँ से आ गया, एवरेज वेलोसिटी जीरो कैसे हो जाएगा, सोचो जरा, रिलेट करो, ठीक है, थोड़ा सोच करके बताइए आंसर क्या आ रहा है।
एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन यूज करो यहाँ पे। कैसे कैसे लिखते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी? देखो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का मान लीजिए आप मॉडुलस लिखना चाहते हैं, तो कैसे कैसे बताया गया लास्ट क्लास, मतलब मॉर्निंग वाले क्लास में ऐसे बोला गया ना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही तो होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम तो इसमें बोला ही गया है कि टी है। तो सर 2 sin QVT by 2m by t। हाँ ऐसा ही कुछ आएगा। तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो आएगा ना वो बेसिकली इसका रेडियस देखिए, जैसे सर्कल है, ये आर है और ये आर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे गया ना, ये देखो इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये आ गया, तो ये यही तो निकलेगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा निकल जाएगा, इसको आप इससे निकाल दोगे, क्या बोलते हैं, कोसाइन फॉर्मूले से निकाल दो या साइन फॉर्मूले से, जिससे निकालना है। तो 2r, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 2r साइन और थीटा बाई 2। कितना आ रहा है यहाँ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट 2r साइन थीटा बाई 2, और टाइम तो हमारा t हो गया। तो यहाँ पे 2 और r की जगह पे हम ऐसे लिख देंगे mv0 अपॉन क्यूबी, और ये t हो गया, और यहाँ पे साइन और थीटा हमने अभी निकाला है, यहाँ पे देखो थीटा क्यूबी टी बाई एम। ओके, तो ये हो गया क्यूबी टी बाई एम, और ये 2b है यहाँ पे, यही इसका आंसर होगा, दैट्स द आंसर। ठीक है, तो ये सब भी जानते हो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट यू नो इट रिक्वायर्ड सम अंडरस्टैंडिंग। ओके, जैसे आप देखिए यहाँ पे बेसिकली ये एवरेज वेलोसिटी का एक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, थोड़ी सी ज्योमेट्री भी यूज हो गई। तो मतलब ये क्वेश्चन इजी नहीं है, इट इज नॉट इजी क्वेश्चन। एग्जाम में अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, तो समझ लो बहुत स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि बहुत सारी चीजें यूज हो रही है। डिस्प्ले देखो, छोटा सा ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ, प्लस आपको ईएमटी का ये सारा कॉन्सेप्ट यूज हो जा रहा है, रेडियस का कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे यूज हो रहा है, प्लस आपको थोड़ा ज्योमेट्री भी आना चाहिए कि ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, टी टाइम में यहाँ पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, अगर रेडियस आर है तो डिस्प्लेसमेंट इतना होगा 2r साइन थीटा बाई 2। ओके, दैट्स द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके, तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन देखो और हम इसका करा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो असाइनमेंट में दिया हुआ है ना, वो जरूर कर लोगे आप लोग। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये है कि एक छोटा सा रीजन है जिसका विड्थ जो है ना बेसिकली d है। ओके, और हम लोग यहाँ पे बेसिकली ये जो d है ना, वो क्या बोलते हैं, सपोज करो एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया गया, ठीक है ना, इसका ठीक है, इसका मास m है और चार्ज q है, और सपोज करो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड b दिया हुआ है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है ना, इस रीजन के अंदर ही इस मैग्नेटिक फील्ड, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है और इसके भी बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ठीक है ना, तो ये थ्रो किया गया यहाँ पे। तो अब देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिया हुआ है v0, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, तो दोनों परपेंडिकुलर है ना, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए सर्कल तो बनेगा ही पाथ। ठीक है, तो सर्कल ना बन करके यहाँ पे आप ऐसा भी कह सकते हो कि ठीक है, चलो सर्कल या आर्क ऑफ सर्कल कुछ भी बन सकता है। ठीक है ना, सर्कल या फिर आर्क ऑफ सर्कल, ये तो बनेगा ही। ठीक है ना, अब आप देखिए क्या होगा यहाँ पे, सर्कल और आर्क ऑफ सर्कल डेफिनेटली। ओके, नाउ इसमें देखिए ये दिया हुआ है, सपोज करो कि d इज लेस देन mv0, ठीक है ना, mv0 अपॉन क्यूबी। इसका मतलब ये है ना कि ये देखो, हम लास्ट क्लास में बताए थे ना कि ये ऐसे अगर सफिशिएंट ये विड्थ होगा ना, तो ये ऐसे जाके टर्न होकर के वापस इधर निकल जाएगा। तो ये अगर टर्न होगा ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस होगा, लेकिन ये बोला जा रहा है d रेडियस से कम है, तो इसीलिए ये टर्न नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो, अगर ऐसे सोचिए आप, यहाँ से ऐसे पार्टिकल पूरा टर्न होता है, तो कम से कम ये विड्थ रेडियस के इक्वल तो चाहिए ना, लेकिन बोल दिया गया ये विड्थ रेडियस इक्वल है, तो ये बेसिकली बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे करके ऐसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये बाहर निकल गया। ठीक है, तो अब देखो इसमें दो क्वेश्चन है। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट, ठीक है ना, कैलकुलेट एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है ना, ठीक है ना, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब जैसे ये ऐसे आया ना, और यहाँ से अब देखो ऐसे इधर निकल गया, तो ये डेविएट किया ना, पहले स्ट्रेट जा रहा था, अब ये इधर चला गया, तो डेविएशन निकालना है। और दूसरा है टाइम टेकन टू क्रॉस दी मैग्नेटिक फील्ड रीजन, मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ये दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, टाइम टेकन टू क्रॉस दी मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ठीक है ना,
तो ये है, ठीक है। तो देखो ये भी एक्चुअली आर्क या आर्क का क्वेश्चन है ना ये, इट इज क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्क, ओके। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको भी ज्योमेट्री से सॉल्व करेंगे, ठीक है। विल सॉल्व इट यूजिंग ज्योमेट्री। तो देखो कैसे सॉल्व होगा, बस हमें जो है ना थोड़ा ज्योमेट्री पता होना चाहिए कैसे लगता है, ठीक है ना। तो देखो जब भी कोई पार्टिकल अगर सर्कल में मूव कर रहा है ना, सपोज एक पार्टिकल ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है, तो कहीं पे भी आप देखिए, ये जैसे इस पॉइंट पे वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी जो है ना टेंजेंशियल टू द पाथ होता है, इट इज टेंजेंशियल टू द पाथ। अब मान लीजिए वेलोसिटी यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे भी जो वेलोसिटी होगा ना, दैट इज टेंजेंशियल टू द पाथ, ओके। और वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर जो होता है वो रेडियस होता है, वेलोसिटी पे जो परपेंडिकुलर है वो रेडियस है, ठीक है ना। वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर अगर बनाओगे ना तो रेडियस होगा, वो सेंटर से क्रॉस करेगा अल्टीमेटली, ठीक है। मतलब आप देखो जैसे दो पॉइंट पे वेलोसिटी जानते हो ना, यहाँ पे जानते हो और यहाँ पे भी जानते हो, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ओके, इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी दोनों पॉइंट पे, तो बेसिकली आपको ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन जो होंगे वेलोसिटी पे, वो सेंटर पे इंटरसेक्ट करेंगे, बिकॉज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पासेस थ्रू सेंटर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, देखो इस इधर है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन आप देखिए कि इधर है ऐसे, ठीक है ना, ये डायरेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इस पे यहाँ पे परपेंडिकुलर देखो वेलोसिटी पे ड्रॉ करेंगे। तो दोनों देखिए आप यहाँ पे जाकर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यही जानते हो सर्कल का सेंटर होगा, ये सेंटर हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ओके। तो अब देखिए ये बेसिकली मान लेते हैं कि आप ऐसे देखिए, यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे, पहले ये इधर जा रहा था, अब इधर जाने लगा, तो इनिशियल डायरेक्शन यही है, दिस वाज द इनिशियल डायरेक्शन, और ये फाइनल है। तो दोनों के बीच में एंगल ऑफ डेविएशन ये होगा थीटा। तो ये अगर थीटा है ना, तो ये भी थीटा हो जाएगा, आप चेक करके देख सकते हो। अभी जो क्वेश्चन कराए थे ना, एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी, उसी से आएगा ये, उसमें भी यही बताया गया, ये थीटा है तो ये भी थीटा आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हम देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल ऐसे करके बना देते हैं, तो ये आप देखिए डी है और ये आर है, तो यहाँ पे आप साइन थीटा लिखोगे ना, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो डी बाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स डी बाई आर हो गया। तो आर का वैल्यू आप पुट कर दोगे, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है ना, आर के वैल्यू पुट करेंगे एम वी अपॉन क्यू बी, तो ये हो जाएगा क्यू बी और इंटू डी अपॉन एम वी, मतलब एम वी नॉट। यही इसका आंसर हो गया। इतना एंगल ऑफ डेविएशन निकलेगा, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। तो देखो येलो कलर से जो लिखा हुआ है ना, वो क्वेश्चन का पार्ट है, और बाकी ब्लू कलर से जो हम लिख रहे हैं वो सोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है, ओके। तो अब आप देखिए यहाँ पे बेसिकली ये तो निकल गया एंगल ऑफ डेविएशन। अब टाइम स्पेंट अगर निकालना है ना, तो देखो पार्टिकल इस आर्क में मूव किया है, इट हैज मूव्ड ओनली इन दिस आर्क, ओके। तो अगर आपको टाइम स्पेंट निकालना है ना, देखो टाइम स्पेंट, ठीक है। तो टाइम स्पेंट निकालने के लिए हम लोग फिर से वही टी इक्वल टू ऐसे लिख देंगे, थीटा एम अपॉन क्यू बी। पूरे सर्कल में लिखा गया था ना 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो इसमें थीटा एम अपॉन क्यू बी हो रहा है, तो टी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से एम अपॉन क्यू बी हो जाएगा, ठीक है। और थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है ना, क्यू बी डी और डिवाइडेड बाई एम बी नॉट, ठीक है। दैट्स द आंसर, यही इसका आंसर है। इतने टाइम में ये पार्टिकल बेसिकली इस विड्थ को क्रॉस कर जाएगा, ओके। ये क्वेश्चन जानते हो आप, और किसी मेथड से ट्राई करोगे ना, अगर मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन लगा दिया आपने, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये ज्योमेट्री से ही आसानी से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ज्योमेट्री से हम लोग आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये सभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, ओके। नाउ देखो एक क्वेश्चन ये दे रहे हैं, इसको आप लोग कम से कम एक मिनट देखो, सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, दिस इज स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे बेसिकली एक पार्टिकल है, सपोज दिस इज ओरिजिन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना डी दिया हुआ है, ओके। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस भी डी दिया हुआ है, ओके। तो अब क्वेश्चन देखिए ये है कि एक पार्टिकल को हमने ऐसे थ्रो किया इधर, एक चार्ज पार्टिकल को, ये क्यू है और मास एम है, ठीक है। और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड बी है, पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है। और हम लोग
यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं, दिस इज -q, ठीक है, और m, इसका चार्ज -q है, इसको इधर थ्रो किया गया, इनिशियल स्पीड v, मान लो v0 है, और इसका भी इनिशियल स्पीड v0 है, ठीक है। दोनों देखो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है ना, मतलब 2d डिस्टेंस अपार्ट है, मतलब आप ऐसा कह सकते हो, इक्वल डिस्टेंस बोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट से दैट द टू पार्टिकल्स आर 2d डिस्टेंस अपार्ट, ओके, ठीक है। तो चलो हम ऐसे बोल देते हैं कि ये ओरिजिन है, और सपोज करो ये y एक्सिस है, ठीक है, और ये सपोज कर लो x एक्सिस है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पॉइंट वेयर पार्टिकल्स कोलाइड, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर पार्टिकल विल कोलाइड, ठीक है। पार्टिकल कोलाइड कहाँ पे करेगा, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, अभी देखो 2-3 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दिए हम सारे तो हमने ही सॉल्व कराए ना आप लोग को, देखो स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करा दिए, ठीक है, इसे भी हम करा दिए, ठीक है ना, फिर ये भी हमने कराया आपको, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन तो हम खुद ही करा दिए हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग आंसर करिए, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, यू हैव टू आंसर इट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर पार्टिकल्स कोलाइड। बैक कीजिएगा, क्या कह रहे हो? बैक कीजिएगा। हो गया सर। कौन से पॉइंट पे पार्टिकल कोलाइड करेंगे, बस एक छोटा सा ज्योमेट्री और कंसिडरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। बनेगा? सर इसमें लेकिन आपको एक बात बोलनी पड़ेगी ना कि डी के लिए डी तो दिया हुआ है ना, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल यहाँ और यहाँ से थ्रो किया। डी रेडियस से बड़ा हो गया तब तो फिर वो कोलाइड करने का अरे कोलाइड बोल रहा है तो हम मान लो कोलाइड कर रहा है, अब आप कंडीशन खुद से लगा लो, ठीक है, कंडीशन खुद से लगा लो, आपको कोलाइड बोल दिया है ना, कोलाइड नहीं करेगा तो फिर वो तो फिर नॉट कोलाइड का कंडीशन हो जाएगा ना, तो माना ही बोला ही जा रहा है कोलाइड कर रहा है, तो अब आपको कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, डी पे बोल दिया गया है। Particles, find the point where particles collide. कुछ भी लगा लो, ज्योमेट्री लगाइए, ठीक है ना, ज्योमेट्री से तो सॉल्व होगा, हम बता रहे हैं ना कि इसके सर्कल के ज्यादातर क्वेश्चन ज्योमेट्री से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इसका आप सॉल्यूशन बता रहे हैं, सॉल्यूशन हम येलो कलर से लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला कलर। तो देखो अगर ये पार्टिकल ऐसे वेलोसिटी इधर है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, तो वी क्रॉस बी करके देखो, थंब ऊपर जाएगा, इसमें फोर्स ऊपर लगेगा, और इसमें फोर्स निकाल के देखो तो इसमें भी फोर्स ऊपर लग रहा होगा, ठीक है ना, ऐसे, क्योंकि वी इधर है और बी इनटू द बोर्ड है, वी क्रॉस बी करने से थंब नीचे आ रहा है, ठीक है ना, तो माइनस साइन है ना, चार्ज नेगेटिव है, तो इसीलिए फोर्स ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए पार्टिकल ऐसे डिविएट करेगा, तो आप ऐसे सोचोगे, अगर मान लो ऐसे डिविएट करके सर्कल ऐसे बना दिया, तो तब तो कोलाइड, और ये भी ऐसे करके सर्कल बना दिया यहाँ पे ऐसे, तो कोलाइड करने का चांस ही नहीं है,
तो मतलब ये तो कोलाइड नहीं कर सकता है, तो हमें ऑब्वियसली बोला गया है कोलाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ऐसा होगा कि देखो जैसे ये इधर से ऐसे जा रहा है ना, ऐसे बड़ा सर्कल बन रहा होगा ऐसे, ठीक है ना, तो ये इधर से ऐसे आ रहा होगा, ठीक है ना, और दोनों ऐसे यहाँ पे क्रॉस करेंगे, ठीक है ना, तो सिमेट्रिकली है ना, तो ये वाई एक्सिस पे ही क्रॉस करेंगे दोनों, ठीक है, तो इट विल द टू विल क्रॉस ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। ये कोलाइड करने का मतलब हमने बेसिकली सिचुएशन दिखा दिया है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे बेसिकली ये एक सर्कल है, तो ये पॉइंट हमें पता करना है कि इस पॉइंट कोऑर्डिनेट, तो देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो हो गया बिकॉज इट इज ऑन वाई एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो, तो हमें वाई कोऑर्डिनेट पता करना है, तो बस यही आपका काम है, ठीक है ना। अब देखो आप कैसे बताते हो इसको, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, निकाल के दिखाइए वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा। अब ये बच्चों वाला काम है, देखो क्लास 9th का स्टूडेंट भी जो है ना, सॉरी 9th बोल रहे हैं, अगर सर्कल कब पढ़ाया जाता है, 9th में पढ़ाया जाता है ना, 9th में पढ़ाते हैं सर्कल, तो अगर Yes, sir. हाँ 9th-10th का स्टूडेंट अगर आज ठीक ठाक है ना, तो वो भी बता देगा यहाँ पे, ठीक है, सर इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। इस पॉइंट का वाई का वैल्यू बताना है, ठीक है। अब देखिए ये ज्योमेट्री पे आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा नेट एग्जाम में दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पार्ट ए में ज्योमेट्री से आता है, तो अगर ज्योमेट्री सर्कल का ज्योमेट्री पर्टिकुलरली आपको ज्यादा ध्यान देना है, सर्कल का, ट्राइंगल का, अगर ज्योमेट्री पे ध्यान दे देंगे ना, तो एग्जाम में आपके पार्ट ए से 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे, ओके, तो इसीलिए आप लोगों को बोल रहे हैं हम ये कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। एनीवन, थोड़ा तो सोचो, ये ज्यादा टफ नहीं है, इट इज क्वाइट इजी, ये कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो आसानी से। सर रूट mv by qb, कितना आ रहा है रूट mv by qb, एक मिनट, रूट एम भी रूट एम भी सब रूट के अंदर कहाँ से चला जाएगा, तुम तो बिल्कुल गलत बता रहे हो, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट रेडियस का फॉर्मूला होता है एम भी अपॉन क्यू बी, ऐसा होता है ना, तो ये डिस्टेंस निकालोगे तो उसका डायमेंशन तो लेंथ का ही तो डायमेंशन होगा, तो एम भी बाई क्यू बी के टर्म में आंसर आ सकता है, ये रूट में जाएगा तब तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि आप ये डिस्टेंस ही तो निकालना है ना, तो रेडियस के टर्म में ही निकले। सर mv by qb ही होगा। एम भी बाई क्यू बी आ रहा है, यस सर। देखें जरा, गलत बता रहे हो, और डी का कुछ यूज ही नहीं होगा वहां पे, हाँ डी बेकार में दिया हुआ है ऐसे डी का क्या रोल हुआ, फिर तो हम कहीं से भी थ्रो करेंगे चार्ज पार्टिकल को, तो एम वी बाई क्यू वी पे ही जा करके कट करेगा, डी का तो कुछ ना कुछ रोल होगा ना यहाँ पे। देखो इसका आंसर हम बता रहे हैं, देखो ज्योमेट्री है ये जान, mv नॉट बाय qb into 1 minus d by r। तो आर की जगह फिर से एम वी बाई क्यू बी लिख दो। हाँ फिर से रखना पड़ेगा इसका। कितना लिख बता रहे हो, एम वी बाई क्यू बी into 1 minus d by r। 1 माइनस डी बाई आर, तो मतलब sir। आर की जगह डी बाई आर आ रहा है, तो फिर एम वी बाई क्यू बी इसको भी लिख देंगे, ठीक है ना, तो ये एम वी बाई क्यू बी हो जाएगा, और ये 1 माइनस और डी इसकी जगह लिखेंगे एम वी बाई क्यू बी, तो क्यू बी डी और बाई एम वी, ये आ रहा है, कितना आ रहा है, चलो देखते हैं, ठीक है ना, देखते हैं अभी। देखो हमको भी आंसर पता नहीं है सही, मतलब ऐसा क्वेश्चन जानते हो आईआईटी जेई में पूछा गया है, ठीक है, तो आईआईटी जेई में पूछा है ना, तो नेट में भी आ सकता है, ठीक है ना, बेसिक मैथमेटिक्स है ना। तो देखिए इसमें क्वेश्चन ये है कि यहाँ से इस पार्टिकल को थ्रो किया गया, तो आप ऐसे सोचिए कि अगर जैसे आप देखो यहाँ से पार्टिकल ऐसे थ्रो किया गया, ठीक है ना, तो आपको पता है कि ये पार्टिकल सर्कल में जाने वाला है, तो ऐसे मान लो आप ऐसे करके सर्कल बनाते हो, ठीक है ना, यू ड्रॉ ए सर्कल, चलो हम एक सर्कल यहाँ से लगा देते हैं ऐसे, देखो यहाँ पे ये सर्कल ऐसे करके आप बना रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे ऐसे सर्कल बनाओगे आप यहाँ पे, कि पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया गया था ना, ये ऐसे सर्कल बन गया, ठीक है, तो देखो सर्कल का सेंटर जो होगा ना वो इसी पॉइंट के ऊपर होगा, ऐसा नहीं कि कहीं और होगा, ठीक है ना, इसी पॉइंट के ऊपर है सर्कल का सेंटर, ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा होगा कि सर्कल जो बनेगा ना, देखिए अगर आप इसको पूरा सर्कल कंप्लीट करते हो, ठीक है, इफ यू कंप्लीट दिस सर्कल, देखिए अब मान लीजिए इस सर्कल को हम ऐसे कंप्लीट कर देते हैं, तो ये सर्कल का सेंटर जो आएगा ना ऐसे करके,
बहुत बड़ा ऐसे सर्कल बन रहा है, ठीक है ना, ये ऐसे करके। तो इसका सेंटर जो बनेगा ना वो इसी के ऊपर ऐसे बन जाएगा यहाँ पे, ये ऐसे, ये इसका सेंटर होगा। समझ में आया ना? ये ऐसे करके सर्कल बन रहा है, ऐसे टर्न होकर के फिर ऐसे वापस आएगा, ठीक है। तो सेंटर इज हियर। तो सेंटर ऑफ सर्कल देखिए, क्या इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे ना, सेंटर ऑफ सर्कल कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे देखो ओरिजिन है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा डी कॉमा आर, क्योंकि इसका रेडियस आर है, ठीक है ना। तो ये वाला डिस्टेंस वाई के तरफ डिस्टेंस तो आर हो जाएगा ना। तो ये हो गया। तो अब हमें एक इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है जिसका क्या बोलते हैं, सेंटर डी कॉमा आर है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे ना, देखो एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसे ही होता है ना, से इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ माइनस करना पड़ता है, वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे बेसिकली हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो ये सर्कल, ये जो इक्वेशन है वो हर पॉइंट पे वैलिड होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप देखो यहाँ पे, ठीक है ना, अगर हम x की जगह पे 0 लिख दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है इस पॉइंट पे x जो है 0 है, y एक्सिस पे इंटरसेक्शन होगा, ठीक है ना। सिमेट्रिक पॉइंट यही है ना, दोनों का इक्वेशन एक जैसा है, तो यहाँ सिमेट्रिक पॉइंट पे कट करेगा, मिड मिड पॉइंट पे बेसिकली। तो x इक्वल टू, ओके, 0 अगर हम पुट करते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा यहाँ से देखो डी स्क्वायर और प्लस यहाँ से वाई माइनस आर का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आ गया। ओके, अब आप देखिए इसको डी को उधर ले जाओगे तो यहाँ से वाई माइनस आर, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है ना, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, ये आ गया। हमें वाई पॉजिटिव लाना है ना, तो पॉजिटिव ले आते हैं, तो वाई इज इक्वल टू आर, ठीक है, और यहाँ से प्लस रूट अंडर आर स्क्वायर, अच्छा प्लस माइनस यहाँ पे आएगा ना, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ऐसा होगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, ठीक है ना। तो देखिए एक्चुअली वाई कोऑर्डिनेट जहाँ पे कट कर रहा है ना वो इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना, रेडियस से तो कम ही पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो इसीलिए इसमें माइनस वाला साइन कंसीडर करना पड़ेगा, रेडियस से कम आएगा ना। तो वाई इज इक्वल टू, यही आंसर हो गया, आर और माइनस रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। तो अगर हम इसमें आर कॉमन लेंगे ना, देखो आर कॉमन ले लोगे तो बेसिकली ये आ जाएगा ऐसे, आर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस और डी बाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा, इस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है ना, दैट्स द आंसर। अब आप चाहते हैं तो आर की जगह वैल्यू पुट कर दो, आर इज इक्वल टू है यहाँ पे एम वी नॉट अपॉन क्यू बी, ठीक है ना, दैट्स, ठीक है। तो ये सभी जानते हो ज्योमेट्री है, ये सब अगर आप थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स अगर ठीक है ना, तो ये सब क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे आईआईटी जेई के पेपर में एक बार निकाल के देखोगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और राइट, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो गए रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है ना। बेसिक ज्योमेट्री हो गया ना, कि यहाँ से थ्रो किया, यहाँ से थ्रो किया, कहाँ पे टकराएंगे दोनों, ठीक है ना। और उसमें काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब सिर्फ ऐसे नहीं, 2-3 केसेस दे करके पूछा गया है, ठीक है ना, कि डी के वैल्यू ये है, डी के वैल्यू ये है, इस तरह से डिफरेंट केसेस दे करके पूछा गया, मोर देन वन, और ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया रिलेटेड टू सर्कल। ओके, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो हम एक दो क्वेश्चन हेलिक्स का करा रहे हैं, कल भी एक क्वेश्चन हेलिक्स का कराए थे ना, जिसमें बेसिकली नेट का क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग रेडियस बाय पिच निकाल रहे थे, ठीक है। तो इसमें देखो एक एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, तो पार्टिकल पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q और मास m है, इज थ्रोन विथ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी इसमें दिया हुआ है v, ठीक है, इज इक्वल टू सम v1 i कैप और प्लस v2 j कैप और प्लस v3 और k कैप इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बार बार आता है, नहीं वर्ड, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, क्योंकि ये बार बार आ रहा है तो इसको ऐसे लिखते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूएमएफ, ठीक है ना। तो ऐसे लिख देंगे यूएमएफ, ईएमएफ से यूएमएफ हो गया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, सपोज करो बी इज इक्वल टू बी नॉट और के कैप, ठीक है। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट रेडियस एंड पिच ऑफ हेलिक्स, ठीक है।
हमें रेडियस ऑफ पिच ऑफ हेलिक्स निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम बता रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन इसमें देखिए ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर z डायरेक्शन में दिया हुआ है, d नॉट k कैप, और ये वेलोसिटी है, जैसे वेलोसिटी के सभी कंपोनेंट है इसमें, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट सब कुछ है, ठीक है ना। तो अब देखिए वेलोसिटी को अगर हम इधर रिजॉल्व करेंगे ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, उसको हम बोलेंगे पैरेलल कंपोनेंट, और इधर जब रिजॉल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जानते हो इस क्वेश्चन में v पैरेलल जो है ना वो v1 है, सॉरी v3 है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। देखो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जो कंपोनेंट है ना इसका, वो v3 है, बस v3 का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है। और इसमें v परपेंडिकुलर जो है ना वो बेसिकली ये दोनों बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे v परपेंडिकुलर जो होगा वो v1 i कैप और प्लस v2 और j कैप होगा। ये भी इसको भी, क्योंकि इसमें दोनों में वेक्टर है तो इसको ऐसे वेक्टर लिख देते हैं। तो v परपेंडिकुलर का मॉडुलस, मतलब v परपेंडिकुलर से वेक्टर अगर हटाओगे ना तो इधर मॉडुलस लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर और प्लस v2 स्क्वायर। तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो देख करके ही डायरेक्ट पता चल गया कि ये और ये पैरेलल है, तो ये पैरेलल कंपोनेंट कहलाएगा, ओके। क्योंकि हम पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जब बोलते हैं ना पिच के डिस्कशन में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बात होती है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग बेसिकली जब हम लोग रेडियस निकालते हैं तो रेडियस इज इक्वल टू होता है एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, ठीक है ना, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। तो आर इज इक्वल टू एम और भी परपेंडिकुलर जब निकालोगे तो यहाँ से देखो रूट अंडर और v1 स्क्वायर और प्लस v2 स्क्वायर होगा, ठीक है ना, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर और अपॉन क्यूबी, ठीक है। तो ये बेसिकली रेडियस का फॉर्मूला हो गया एम वी परपेंड, ठीक है। और पिच निकालना है तो पिच इक्वल टू होता है v पैरेलल और इनटू टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ से L इज इक्वल टू v पैरेलल में हमारा देखो v पैरेलल में v3 है, v3 हो गया, और टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है 2 पाई m अपॉन क्यूबी, ठीक है। तो यही बेसिकली पिच है, ठीक है ना, v3 2 पाई m अपॉन क्यूबी, ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली रिजल्ट आ गया, ठीक है। रेडियस का ये आंसर हो गया और पिच का ये हो गया। पिच हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि v पैरेलल इनटू टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, बस यही आंसर है इसका, ठीक है। ओके, तो अब देखो एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। इसका आप लोग आंसर करोगे, पार्टिकल, ठीक है, जिसका चार्ज q है, मास m है, इज थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। इसका इनिशियल वेलोसिटी देखो दिया हुआ है v नॉट i कैप, ठीक है, इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है b इज इक्वल टू b1 i कैप और प्लस b2 j कैप, ठीक है ना, और प्लस b3 और k कैप। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट रेडियस एंड पिच ऑफ हेलिकल पाथ, ठीक है ना, कैलकुलेट रेडियस एंड पिच ऑफ हेलिकल पाथ, ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, बस देखो पैटर्न चेंज किया गया है यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी ये दिया हुआ है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड प्रीवियस में क्या था, आप देखिए यहाँ पे कि वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स दिए हुए थे, मैग्नेटिक फील्ड बस एक के कैप में था। अब यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का 3 कंपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब रिवर्स किया गया है क्वेश्चन को, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन सिमिलर है, ठीक है। तो देखो इसका जरा आंसर बताइए आप लोग, प्रीवियस जैसा ही सॉल्व होगा ये भी, ठीक है, थोड़ा सा बस लेकिन लॉजिक डिफरेंट है इसका, ठीक है। मतलब आपको ये लॉजिक समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे ये देखो, हम आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं कि देखो इसमें रेडियस जब लिखते हो ना तो v परपेंडिकुलर का मतलब होता है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब ऐसा नहीं करोगे कि मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लोगे, मैग्नेटिक फील्ड को कोई रिजॉल्व वगैरह नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ऐसा नहीं बोलोगे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्चुअल में टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो जो भी मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड वी टेक एक्चुअली कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी,
we take component velocity parallel to the magnetic field and we take component velocity perpendicular to the magnetic field, ठीक है। और वेलोसिटी को रिजॉल्व कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड टोटल होता है, दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड के तीन तीन कंपोनेंट है ना, तो ऐसा नहीं कि इसमें से कोई कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल और कोई वेलोसिटी के परपेंडिकुलर करते हैं, ऐसा नहीं करना है। फिर से इस वेलोसिटी को ही रिजॉल्व किया जाएगा, इसके पैरेलल और इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना। हम लोग वेलोसिटी को ही रिजॉल्व करेंगे, ओके ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से क्या आंसर आ रहा है, रिजॉल्व यहाँ पे वेलोसिटी को ही करना पड़ेगा, ओके। तो देखो इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है ना, देखिए मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे मान लीजिए ऐसा है, आप ऐसे देखिए, ये मान लो, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन है ऐसा, देखो ये मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, ये बी कैप है, ठीक है। और वेलोसिटी इसमें आप देखिए आई कैप में ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, ये वी नॉट ऐसे दिया हुआ है। स्ट्रेट लाइन में बात करें, मूव करिए केवल। क्या कह रहे हो? एक्स डायरेक्शन में मूव करिए केवल, रेडियस इंफिनिटी होगा। ये जो है बेसिकली एक्स डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इनिशियल एक्स डायरेक्शन दिया हुआ है ना, तो एक्स डायरेक्शन कैसे मूव करेगा? पार्टिकल है, क्या बोलते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड भी तो है यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगाएगा इसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ना। और मैग्नेटिक फोर्स जब लगेगा तो ये फिर डेविएट करेगा ना। जबकि देखो ये तो ऐसे जाएगा ना, आपको जब भी देखो हम बताए ना लास्ट क्लास में कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री अगर नहीं है, इफ एंगल इज नॉट 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं है ना, ठीक है। तो ये तो बस बेसिकली पाथ ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे करके जाने लगेगा इधर, ठीक है। तो इधर जाएगा, ये हेलिकल पाथ बनेगा यहाँ पे। ये बताया गया कि देखो जब भी पैरेलल वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, देन इट विल मूव इन स्ट्रेट पाथ। ये एंटी पैरेलल है तो स्ट्रेट पाथ में जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल है अदर देन 90 और 0 डिग्री, तो फिर ये तो हेलिकल पाथ में जाएगा ही, ठीक है ना, इट विल मूव इन हेलिकल पाथ, ओके ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें बेसिकली करना क्या है, चलो अभी हम हेलिक्स को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, आप समझ जाओगे। देखो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे इस फिगर से भी देखने पे आपको समझ में आ रहा है, देखिए कि वी पैरेलल जो है ना वो बेसिकली वी नॉट और कॉस थीटा होगा, ठीक है ना, वी नॉट कॉस थीटा, ठीक है। और वी परपेंडिकुलर जो होगा दैट इज इक्वल टू वी नॉट और साइन थीटा। वी परपेंडिकुलर का मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो बस यही है, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका सॉल्व करने का तरीका ये है, हमें कॉस थीटा निकालना है। तो देखो आप जानते हो ना कि दो वेक्टर अगर दिया हुआ है तो उनके बीच में एंगल निकालने का मेथड ये होता है कि हम लोग बेसिकली डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो एंगल निकल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, जब अगर हम वेलोसिटी डॉट मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हो ना, यहाँ पे हमें एंगल चाहिए तो हम इनका यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। दो वेक्टर हैं तो उसके बीच में एंगल तो निकल जाएगा ना। तो ये भी निकलेगा वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और फिर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ओके। तो ये डॉट प्रोडक्ट करोगे, देखो इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे ना, तो ये हो जाएगा वी नॉट और इंटू बी वन। यहाँ पे वी नॉट इंटू बी वन इज इक्वल टू, यहाँ तो वी नॉट आ जाएगा, अभी इसको बी रहने देते हैं, बाद में लिख देंगे क्योंकि थोड़ा बी का मैग्नीट्यूड थोड़ा बिग हो जाएगा ना, इसीलिए। तो यहाँ से आप देखिए, अच्छा सॉरी, और यहाँ पे कॉस थीटा भी है ना, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो वी नॉट तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू बी वन बाई बी, ठीक है, बी वन बाई बी हो गया। तो अगर हम चाहते हैं ना तो साइन थीटा का निकालना चाहते हैं, देखो साइन थीटा को आप चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर आप देखिए यहाँ से रूट अंडर 1 माइनस कॉस में आ जाएगा बी वन स्क्वायर और बाई बी स्क्वायर, ठीक है ना, बी वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस, अब b का वैल्यू बाद में पुट, तो चलो ऐसे लिख देते हैं यहाँ से बी स्क्वायर और माइनस बी वन स्क्वायर है और डिवाइड बाई बी हो जाएगा। तो ये साइन थीटा का वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। तो बस हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। अब देखो रेडियस होता है एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, ठीक है ना, ये रेडियस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो एम वी परपेंडिकुलर को वी कॉस थीटा लिखोगे आप, ठीक है ना, अपॉन क्यू बी। तो यहाँ से देखिए एम वी नॉट और इंटू एम वी नॉट और इंटू कॉस थीटा का वैल्यू आप लिखना चाहते हो, तो कॉस थीटा देखिए यहाँ पे हमने निकाल लिया है, ठीक है ना।
नहीं नहीं, साइन थीटा था ना इसमें, इसमें साइन थीटा है, भी परपेंडिकुलर था ना यहाँ पे। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू ये पुट कर दोगे यहाँ से, तो देखो बी स्क्वायर और माइनस बी वन स्क्वायर और डिवाइड बाई बी, और यहाँ पे पहले से क्यूबी भी है तो ये क्यूबी हो जाएगा, तो बस यही रेडियस हो जाएगा। ठीक है ना, दैट्स द रेडियस। तो रेडियस इज इक्वल टू देखो एम वी नॉट हो जाएगा, और रूट अंडर देखो बी स्क्वायर के वैल्यू पुट करोगे ना, मैग्नेटिक फील्ड के 3 कंपोनेंट दिए हुए ना, तो उससे ये आ जाएगा बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर और प्लस बी थ्री स्क्वायर और माइनस बी वन स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्यू और इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां से देखो बी वन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस इज इक्वल टू एम वी नॉट और रूट अंडर बी टू स्क्वायर और प्लस बी थ्री स्क्वायर क्यू इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, दैट्स दी रेडियस। अब बी सॉरी बी स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो अगर आप चाहते हो तो इसको फिर से ऐसे लिख सकते हो, ये बी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर और प्लस बी थ्री स्क्वायर। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, मैथमेटिक्स चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा। जैसे हम जानते हैं कि वी और बी के बीच में कुछ एंगल तो दिया हुआ ही है, तो हमें वी का पैरेलल और परपेंडिकुलर कन्वर्ट चाहिए, और पैरेलल और परपेंडिकुलर का मतलब होता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो बस हम इसको इधर रिजॉल्व कर दिया और इधर रिजॉल्व कर दिए। ठीक है ना, तो हमने रिजॉल्व करके ये निकाल लिया। आप कॉस एंगल निकालना है यहाँ पे, तो एंगल निकालने का बेस्ट तरीका तो यही होता है ना कि दोनों के का डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किया गया दोनों वेक्टर का। ठीक है, बस कॉस थीटा निकल गया, साइन थीटा हमने ऐसे लिख दिया, कॉस थीटा इक्वल टू सॉरी साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दिया, साइन थीटा भी निकल गया। अब साइन बस हमें वैल्यू पुट करना है, यहाँ से पैरेलल निकल गया, परपेंडिकुलर तो ये रेडियस निकल जाएगा। उसी तरह से पिच निकाल लेंगे, तो पिच देखो यहाँ पे पिच जो होता है एल इज इक्वल टू वी पैरेलल और इंटू टाइम ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो वी पैरेलल हम लोग निकालेंगे तो वी नॉट कॉस थीटा है, वी नॉट और इंटू कॉस थीटा और इंटू टाइम ऑफ रिवोल्यूशन। तो वी नॉट और इंटू कॉस थीटा का वैल्यू देखो ये है बी वन और ठीक है ना बाई बी है, तो और टी से आ जाता है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ठीक है ना, और यहाँ पे भी बी वन बाई बी था ये कॉस थीटा का वैल्यू देखो, तो बी और बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही इसका रिजल्ट आ रहा है। देखो पिच इज इक्वल टू 2 पाई m और इंटू वी नॉट और इंटू बी वन और अपॉन क्यू, और ये हो जाएगा बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर और प्लस बी थ्री स्क्वायर। ठीक है, यही पिच है, दैट्स द पिच। ओके, ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन है ये सभी, अदरवाइज कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, बस पिच का फॉर्मूला है कि याद कर लो, रेडियस का फॉर्मूला, उसको क्वेश्चन को ट्विस्ट बस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए सर्कल का और पिच का हमने कुछ सर्कल का और हेलिकल पाथ के कुछ क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। ठीक है ना, एक कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट में पूछ दिए गए हैं जो आईआईटी जैम के क्वेश्चन है मोस्टली। ओके, अब देखो इसमें नेट एग्जाम में भी आया है इस टॉपिक से क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आईआईटी जैम में जो क्वेश्चन आया ना वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो अगर आप आईआईटी जैम वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कल हम कुछ क्वेश्चन मार्क करवाए थे ना, वो क्वेश्चन आप लोग जरूर अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, चलो आज तो हम कुछ क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो बेसिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू होता है मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो आप ये ध्यान रखेंगे, दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू मोशन ऑफ चार्ज, this is exactly similar to motion of charged particle
इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल, सॉरी मोशन ऑफ चार्ज नहीं, मोशन ऑफ पार्टिकल लिख दो, ठीक है ना, बस मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, so this is exactly similar to motion of a particle in uniform gravitational field। ठीक है, तो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के जैसा ही केस है ये, ठीक है ना। ठीक है, तो ओके, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में आप जानते हो कौन कौन से पाथ पॉसिबल होते हैं। जैसे यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, व्हाट आर द पाथ पॉसिबल, बताइए। पैराबोला, स्ट्रेट लाइन। पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स होता है क्या, एलिप्स वगैरह? यस सर। एलिप्स भी होता है, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब सुना है आपने? तो देखो एक्चुअली जानते हो क्या है कि ग्रेविटेशन आप दो बार पढ़ते हो, ठीक है ना। एक तो आप ग्रेविटेशन का इफेक्ट पढ़ते हैं जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप पढ़ते हो ना, तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में जब बात होती है ना, तो बेसिकली वो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन की बात होती है। और एक होता है सेंट्रल फोर्स मोशन। तो सेंट्रल फोर्स मोशन जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, सेंट्रल फोर्स मोशन में क्या होता है कि हम लोग नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ते हैं। तो मैकेनिक्स में आप समझ रहे हैं ना, ग्रेविटेशनल फील्ड आप दो बार पढ़ते हैं, एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन में और एक बार सेंट्रल फोर्स मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन में यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ते हैं और सेंट्रल फोर्स मोशन में नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ते हैं। तो अब आप बताइए कि प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप पढ़ते हो तो कैसा पाथ पढ़ते हो आप? पैराबोला से पढ़ते हो। बहुत मतलब अनदर केस हो सकता है कि जो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पार्टिकल को जैसे ड्रॉप कर दिया तो ऐसे स्ट्रेट जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, इट इज एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए इसमें जो है ना ऐसा हो जाता है कि mg जैसे वहां पे लग रहा होता है ना फोर्स, उसी के इक्विवेलेंट यहाँ पे QE आ गया है, ठीक है ना। तो बस वहां पे पहले mg लग रहा था, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE फोर्स लगेगा। दोनों इक्विवेलेंट है बेसिकली, क्योंकि यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। तो मतलब आप कह सकते हो g के इक्विवेलेंट जो है ना, अब यहाँ पे QE/m आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो g के इक्विवेलेंट QE/m आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे कि क्योंकि हम ये मैकेनिक्स में जानते हैं ना, तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ऐसे लिख देंगे, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ओनली टू पाथ्स आर पॉसिबल, सिर्फ दो ही पाथ पॉसिबल होगा, ठीक है। सो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली टू पाथ्स आर पॉसिबल। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा पहला, ठीक है ना। और स्ट्रेट लाइन तभी होगा जब इनिशियल वेलोसिटी जो है ना, देखो v इनिशियल ये पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, या फिर v इनिशियल जो है वो एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, या फिर v इनिशियल 0 होना चाहिए, ठीक है ना। ये तीनों केसेस में, जैसे किसी चार्ज पार्टिकल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर छोड़ देते हो, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगने की वजह से चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करने लगेगा, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है, स्ट्रेट लाइन पाथ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। और सेकंड केस में, ठीक है ना, सेकंड जो केस है वो बेसिकली हमारा पैराबोला हो जाएगा, ठीक है ना, पैराबोला। तो पैराबोला में बस ये ध्यान रखोगे कि वेलोसिटी और, ठीक है ना, वेलोसिटी और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जो है 0 या 180 नहीं होना चाहिए। मतलब पैराबोला उस केस में होगा जब v क्रॉस e जो है ना वो 0 नहीं है, v क्रॉस e इज नॉट 0। मतलब आप जानते हो v क्रॉस e 0 होता है व्हेन दे आर पैरेलल और दे आर एंटी पैरेलल, ओके। तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है या इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 3 केसेस में, ओके, इन दिस 3 केसेस पाथ जो है पैराबोला हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें किसी चार्ज पार्टिकल को किसी भी तरह से थ्रो करते हैं, ठीक है ना, यू थ्रो इट इन एनी पॉसिबल मैनर, ओके, इट विल ऑलवेज मूव इन पैराबोलिक पाथ, ओके, इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म। मतलब प्रोजेक्टाइल जैसा ही है। देखिए प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, बहुत जनरल डिस्कशन होता है ना प्रोजेक्टाइल में भी। प्रोजेक्टाइल में देखिए ऐसे हम लोग इस तरह से कहते हैं कि आप 30 डिग्री पे थ्रो करिए तो भी पैराबोला में जाएगा, 60 पे थ्रो करेंगे तो भी पैराबोला होगा, और अगर मान लो 70 पे थ्रो करोगे तो भी पैराबोला। अब मान लीजिए कभी किसी हाइट से ऐसे थ्रो करते हैं तो भी ऐसे करके पैराबोलिक पाथ बनता है, ठीक है ना। आप किसी एंगल पे ऊपर से थ्रो कर दोगे तो भी पैराबोलिक, मतलब ऑल केसेस में पैराबोलिक ही बनता है, ठीक है ना। तो इसमें भी वैसा ही होगा कि अगर आप पैरेलल और एंटी पैरेलल बस नहीं थ्रो करना है, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होना चाहिए, ओके, पाथ इज गोइंग टू बी पैराबोला, ठीक है। तो ये बेसिक एक डिस्कशन है, ठीक है ना।
ठीक है, तो देखिए कभी एग्जाम में कुछ अगर क्वेश्चन आता है ना, जैसे मान लीजिए बोल दिया कि पैराबोलिक पाथ में जा रहा है, ओके, तो हमें उसका कुछ रेंज वगैरह मान लो निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, बस वहां पे जी की जगह पे ये लगा दोगे क्यू ई बाई एम। ओके, सो ठीक है, देखो इन दिस केस, ठीक है, सम रिजल्ट्स can be some results can be derived okay from formulae of projectile, ठीक है ना, फ्रॉम फॉर्मूले ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो अगर आपको पता चल गया है कि पैराबोलिक पाथ है, तो प्रोजेक्टाइल के कुछ फॉर्मूले को यूज करके आप रिजल्ट को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना, दैट्स द कॉन्सेप्ट। ओके, देखो इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज एन एग्जांपल। देखिए इसमें क्या है कि सपोज करो ये एक शीट दिया हुआ है, दिस इज ए शीट, ठीक है, या मान लो इस शीट ना बोल कर कंडक्टर बोल देते हैं, ठीक है ना, दिस इज ए कंडक्टर है, ठीक है ना, कंडक्टर है, और इसमें चार्ज डेंसिटी मान लो ऐसे सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। अब यहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है, ध्यान रखोगे, देयर इज नो ग्रेविटी, ग्रेविटी इज जीरो, ठीक है। नाउ हियर सपोज के इसमें कोई फेनोमेना हम लोग लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको हीट कर रहे हो तो हो सकता है कि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, निकल रहे होंगे। आपको पता है जब हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, व्हाट फेनोमेना इट इज कॉल्ड? हीटिंग। देखो इलेक्ट्रॉन दो तरीके से बाहर निकल सकता है मेटल से, या तो आप जैसे लाइट इंसिडेंट करिए, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है, ठीक है, कि व्हेन यू इंसिडेंट ए फोटोन इलेक्ट्रॉन कम्स आउट, और दूसरा होता है कि आप हीट करोगे ना तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है मेटल से, ठीक है, और दैट इज कॉल्ड थर्मो आयनिक इमिशन, है ना, उसको बोलते हैं थर्मो आयनिक इमिशन, ठीक है। तो मान लीजिए थर्मो आयनिक इमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बाहर, ठीक है, उसमें एक बहुत फेमस रिलेशन आता है, रिचर्डसन डुशमैन रिलेशन, ठीक है ना, थर्मो आयनिक इमिशन पढ़ोगे ना तो उसमें रिचर्डसन डुशमैन रिलेशन आता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएगा ना तो ये शीट उसको अट्रैक्ट करके वापस भी यहाँ पे ला सकता है, बिकॉज इट हैज चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ऐसे गया इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, ठीक है, एक इधर चला गया, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, सपोज करो। तो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो भी इजेक्ट हो रहे हैं ना वो स्टार्ट हो रहे हैं सपोज करो यू स्पीड से, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे करके यहाँ पहुंच वापस आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे गया, ये ऐसे करके यहाँ वापस आ गया, तो इसका ये रेंज होगा, ठीक है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक फिर रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन देखो पूछ रहे हैं कि देखो इफ इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल शीट, ठीक है ना, मेटल शीट से हम लोग या कंडक्टर शीट से इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल शीट विथ स्पीड यू स्पीड से इजेक्ट हो रहा है, देन फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस where electrons strike the metal sheet again, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से इजेक्ट हुआ, फिर वापस फिर आकर के इसको हिट कर रहा है, इसलिए ऐसा हिट करेगा ना कि ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे लग रहा है तो ये वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये है सिचुएशन। तो देखिए इसका आंसर करने के लिए हमको पता है कि रेंज की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर वापस यहीं पे आ गया, तो उसको तो रेंज बोलते हैं ना। तो यहाँ से रेंज इज इक्वल टू, सोल्यूशन में आप ऐसे लिखोगे रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और इधर से आ जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है, दैट्स द रेंज।
तो हम लोग यहाँ पे देखिए यू स्क्वायर और साइन और यहाँ पे 2 थीटा, तो मैक्सिमम बोला गया है ना, तो 2, और आप जानते हो कि रेंज मैक्सिमम होता है 45 डिग्री एंगल पे, तो 45 लिख देंगे। और जी ना लिख करके यहाँ पे आपको बोला गया था कि इस केस में जी तो है ही नहीं है, तो जी के इक्विवेलेंट जो है ना यहाँ पे, मतलब जी का रोल जो प्ले करेगा वो क्यू ई बाई एम प्ले करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा देखो, चार्ज को तो चलो ई लिख देते हैं बाई एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखना होगा, क्योंकि कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर का फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। तो ई ऑफ कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यही इसका आंसर है, ठीक है ना। तो आर इज इक्वल टू, देखो यहाँ से आर जो निकल रहा है यू स्क्वायर और साइन 90 तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से एम एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा अपॉन ई इंटू सिग्मा, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पाथ हमेशा पैराबोला होगा या स्ट्रेट लाइन होगा, और कोई थर्ड पॉसिबल पाथ नहीं है। तो आप देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप से पूछा जाता है कितने पाथ पॉसिबल है, हाउ मेनी पाथ्स आर पॉसिबल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या आंसर था? 2 पाथ पॉसिबल थे, है ना? नहीं 3 थे, हाँ 3। स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 3 पाथ पॉसिबल थे, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और हेलिक्स, है ना। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप देख रहे हो सिर्फ 2 ही पाथ पॉसिबल है, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। ओके, ठीक है। अब हम लोग देखो नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड, अच्छा जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम एक कैलकुलेशन आप लोग कराया गया होगा ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कराए थे क्या? किसी को याद आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई ऐसा कराया गया था कि नहीं कराया गया था? यस सर, बस क्या कराए थे हम? एप्लीकेशन कराए थे ना, एक बार हम देखोगे आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ एप्लीकेशन कराए थे, तो उसमें हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल भी करा दिए थे। यस सर, करवाए। ठीक है, कुछ याद है उसमें क्या आया था? चलो पहले देखते, देखो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन ऑफ, यस सर करवाया था, चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नहीं इसमें जो इसका एक केस सिर्फ कराए थे हम, ठीक है ना, उसमें दिया हुआ था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और दोनों परपेंडिकुलर लिया गया होगा, उसमें आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया गया होगा आई कैप में और मैग्नेटिक फील्ड लिया गया होगा के कैप में, ऐसे क्या हुआ ना, आई के में लिया हुआ। हाँ, तो वो एक स्पेशल केस था जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। अभी हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, देखो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका देखो हम 1 by 1, जैसे ये केस 1 है, ठीक है, तो केस 1 में हम लोग ये मानकर चल रहे हैं, ठीक है, कि देखो देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी नॉन जीरो है, लेकिन वेलोसिटी जो चार्ज पार्टिकल का है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ, मतलब कह सकते हो कि चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल moving with constant velocity, ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन, ठीक है, इन यूनिफॉर्म, ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो नहीं है, मगर चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट तभी हो सकता है when Newton's first law के according a particle is moving with constant velocity, this is possible only when and there is no external force acting on the particle। okay, तो इस केस में देखो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, फॉर सॉल्यूशन, मान लो कोई भी प्रॉब्लम दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन के लिए आपको ऐसे लिखना होगा क्यू ई और प्लस क्यू वी क्रॉस बी,
ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 0। तो क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी इक्वल टू 0 कर दोगे। तो यहाँ से आप देखिए क्यू से डिवाइड, मतलब इतना करने के बाद जैसे चार्ज तो कैंसिल हो ही जाएगा, क्यू से डिवाइड कर दोगे तो ई प्लस वी क्रॉस बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो ई प्लस वी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप सोल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं, यू कैन ऑब्टेन सोल्यूशन फ्रॉम हियर, इज दैट ओके। तो इस तरह से सोल्यूशन ऑब्टेन किया जा सकता है, ओके। तो ये एक केस हो गया, इस पे भी क्वेश्चन देखो पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। कभी कभी आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में दिए हुए हैं कि जेस्ट में पूछा गया, ठीक है ना, कि चार्ज पार्टिकल है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता है, दोनों को फाइंड करना होता है, ठीक है। चलो हम एक क्वेश्चन दिखाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, देखो मोस्ट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेट एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, और अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। और इसके 2-3-4 केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना। तो अभी केस 1 है ये सिर्फ, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे 1 मिनट, एक मिनट देख, अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। हाँ देखो ये है क्वेश्चन, इसका आंसर करिए जरा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 38, देखो 38 का आंसर करिए आप। इसमें देखो बोला गया ना, मूव्स अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड यहाँ पे मूव तभी करेगा, ठीक है ना, जब जैसे मतलब स्ट्रेट पाथ में से जा रहा है, तो मतलब नेट फोर्स इसके ऊपर 0 हो गया, ठीक है। उसी तरह का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 38 का क्या आंसर होगा, थोड़ा सा देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही डायरेक्ट है। अभी अभी आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा, एग्जाम में डिफिकल्ट होता है। अभी तो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया, आंसर पूछा जा रहा है, तो बस सोच के थोड़ा सा आंसर कर देना है, ठीक है। देखो जरा क्या आंसर आता है, आप लोग ट्राई करिए, अभी हम आ रहे हैं। B and C. B and C. So. क्या आंसर आ रहा B है, and C. B and C. बी एंड सी आ रहा है। पार्टिकल हैज पॉजिटिव चार्ज, पार्टिकल हैज पॉजिटिव चार्ज, और सी का आ रहा है पार्टिकल हैज नेगेटिव चार्ज, और ये आंसर आ रहा है। बी और सी कैसे आ सकता है आंसर, बी और सी नहीं आएगा, बी और सी दोनों नहीं आ सकता है। देखो इसमें वेलोसिटी इतना अलग है, और इसमें वेलोसिटी अलग कैसे हो सकता है। सर वो Q उसको ऑफसेट कर देगा ना, QVB और इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम होना भाई चाहिए। इसमें क्यू का तो कुछ है ही नहीं है रोल, देख रहे हो ना, क्यू तो इसमें इस क्वेश्चन में तो अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है ना, तो इसमें तो क्यू का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्यू से कुछ डिसाइड नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ B और सोल्यूशन, क्यू का कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन आएगा ना अनडिफ्लेक्टेड मूविंग का केस, तो बस फोर्स को 0 करोगे, इसमें क्यू का कोई रोल नहीं होता, क्यू से डिसाइड नहीं होगा आंसर, ठीक है।
तो देखो सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन है जैम का, ठीक है ना, जैम 18 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए इसमें बोला गया है कि पार्टिकल मूविंग अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, पार्टिकल मूविंग अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड, पार्टिकल मूविंग अनडिफ्लेक्टेड, ओके। तो इसलिए देयरफॉर यहाँ पे फोर्स जो नेट फोर्स लिखोगे ना वो जीरो करना पड़ेगा। तो नेट फोर्स हम जीरो करेंगे तो क्यू ई और प्लस क्यू और v क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ से q से डिवाइड कर दोगे तो e प्लस और v क्रॉस b दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो ये जीरो आ जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वगैरह कुछ दिया हुआ है, एक मिनट क्या था, हाँ इसमें दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड जे कैप में है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कैप में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो बेसिकली माइनस के कैप में है, ये माइनस के कैप दिया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड ये v क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जे कैप में है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखिए इसको हम अगर उस साइड ले जाएंगे तो देखो v क्रॉस b मतलब जे कैप इज इक्वल टू e बाई बी ऐसे आ जा रहा है, और ठीक है ना, और इंटू के कैप। तो यहाँ से देखिए आप v क्रॉस जे, ये तो अभी निकल नहीं सकता है v क्रॉस जे, तो हमें पता चल रहा है यहाँ से v क्रॉस जे में यहाँ पे k कैप लाना है। तो इसका मतलब v में हमें क्या पुट करना होगा, v में जब i पुट करेंगे ना, v में जब i पुट करेंगे तो i क्रॉस जे से k आ जाएगा। अब आप माइनस आई पुट करोगे तो माइनस के आ जाएगा ना, इधर माइनस के तो नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए जानते हो दिस इंप्लाइज दैट कि वेलोसिटी जो हमारा निकलेगा ना, वेलोसिटी दैट शुड बी इक्वल टू e बाई बी और इंटू आई कैप, यही इसका आंसर होगा। तो अब दूसरी बात यह है कि वेलोसिटी इधर होगा, चार्ज तो कैंसिल हो जा रहा है ना, तो चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो दोनों में यही आंसर आ गया आएगा, चार्ज कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, चार्ज जो है ना पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है ना। दैट्स इट, दैट्स इट, ओके। बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर उसके अकॉर्डिंग देखो, आप लोग जानते हो, देखो हम आपको बता रहे हैं अभी आप लोग का स्टेटस क्या है एट प्रेजेंट, ठीक है। देखिए आप लोग क्वेश्चन जो है ना मतलब बिल्कुल जो टू द पॉइंट है ना उसको सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन स्लाइट भी ट्विस्ट है ना उसको नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज जानते हो कैसे इंप्रूव होगा, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको जैसे कुछ तो असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन आपको खुद समझना है कि असाइनमेंट कर बहुत सफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना। आपको और भी क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए। तो साथ में हम बुक्स बोलते हैं ना, जैसे एससीवी के क्वेश्चन, अभी इस टॉपिक के क्वेश्चन जानते हो एससीवी में बहुत दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो एससी वर्मा से कुछ क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करना चाहिए, ओके, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट केस हो गया, हम लोग केस वन डिस्कस किए जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो दिया रहेगा, और ये बोला जाएगा पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और पार्टिकल इज मूविंग अनडिफ्लेक्टेड, ओके। अब हम लोग देखिए केस टू डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, केस टू। तो केस टू में लिखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, दोनों दोनों जो फील्ड है ना वो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म हम लोग किसी को एज्यूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इस केस में देखो क्या होगा, इसमें फिर दो कैटेगरी बनते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी देखो v इनिशियल जीरो है, v इनिशियल इज जीरो, तो देखो ऐसा सिचुएशन होगा कि ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और सपोज करिए कि ये जो है ना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, ठीक है। पी से हमने मैग्नेटिक फील्ड लिख रखा है, ठीक है। या इसका अपोजिट भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैन बी अपोजिट ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए सपोज एक चार्ज पार्टिकल को हमने रख दिया, सपोज वी हैव केप्ट ए चार्ज पार्टिकल विथ इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ओके, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल जो है ना ऐसे मूव देखो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं, ठीक है।
क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स में वेलोसिटी होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो रहेगा हमेशा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा QE। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये बेसिकली इधर ऐसे मूव करने लगेगा। अब जब ये मूव करने लगेगा तो इसमें वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो पैरेलल में तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो ही रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा इस ऐसे केस में कि मैग्नेटिक फोर्स जो है ना ये जीरो रहेगा ऑलवेज, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ड्यू और QE जो है ना ये हमारा नॉन जीरो है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो QE आ जाएगा, दैट इज नॉन जीरो। तो यही फोर्स जो है ना चार्ज पार्टिकल को पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराता है। ओके, इट मेक्स Q मूव पैरेलल टू। तो इसीलिए इस केस में जो है ना पाथ, इसमें पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये जो है इसमें आप देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, V इनिशियल जो है ना वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर V इनिशियल एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब अगर इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं भी होता ना, तो भी इस केस में पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, सो पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम वेलोसिटी दे भी देंगे ना तो मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो ही रहेगा इस केस में, क्योंकि आपने जो वेलोसिटी दिया है वो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल दिया है, ठीक है ना। तो V क्रॉस B तो जीरो होगा ही। तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा चार्ज पार्टिकल पे, वो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फोर्स के अकॉर्डिंग ये एक्सेलरेट या डिसेलरेट हो सकता है। दोनों चांसेस है यहाँ पे, एक्सेलरेट भी हो सकता है, डिसेलरेट भी हो सकता है। वो फिर डिपेंड करेगा कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है नेगेटिव है, इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो केस 2 में देखिए दो मतलब कुछ केस 2 में फिर 2-3 पार्ट आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए इसमें ये वेलोसिटी पे कंडीशन दे दिया हमने। अब दूसरा कंडीशन है, ठीक है, देखो इसमें केस 2 में ही हम लोग लिख रहे हैं B। अगर V क्रॉस B जो है ना, सॉरी V क्रॉस E जो है वो जीरो नहीं है, मतलब हम लोग केस अभी यही चल रहा है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू माइनस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम बोल रहे हैं V क्रॉस E जीरो नहीं है, ठीक है ना, इट इज नॉट जीरो, ठीक है ना। इन सभी केसेस में क्या हो रहा था कि मतलब V क्रॉस E देखोगे तो जीरो है, क्योंकि पैरेलल एंटी पैरेलल या जीरो का केस है। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जीरो नहीं है, तो इसका मतलब वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है, दीज आर नॉट पैरेलल और एंटी पैरेलल। ओके, तो इसलिए, ठीक है ना, पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं है, तो फिर तो किसी अदर डायरेक्शन में जाएगा ये चार्ज पार्टिकल, है ना। तो ऐसा हो जाएगा सिचुएशन। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को दूसरे कलर से बना दे रहे हैं, ठीक है ना। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। और अब आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब हम यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे रख देते हैं, ठीक है ना। सपोज ये चार्ज पार्टिकल है, इसको थ्रो किया गया सम स्पीड u से, ठीक है। देन व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन दिस केस, देखो इसको थ्योरेटिकली हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, दिस इज अ क्वालिटेटिव डिस्कशन। तो इसको आप ऐसा करिए, देखिए इसमें जो है ना इस चार्ज पार्टिकल पे अब दोनों फोर्सेस लगेंगे, ठीक है ना। इसमें F इलेक्ट्रिक जो होगा, ओके, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फोर्स QE विच इज नॉट जीरो, और मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे QV क्रॉस B करोगे तो क्योंकि दोनों पैरेलल नहीं है तो ये भी जीरो नहीं है। तो अब दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है और मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हो इसको समझने के लिए इसमें पहले जो है ना मैग्नेटिक का इफेक्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट कंसीडर मैग्नेटिक इफेक्ट, ओके। तो हम लोग देखो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे ना, मैग्नेटिक फील्ड में 3 पाथ्स पॉसिबल होता है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और हेलिक्स, ओके। तो अगर मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से हटा दें, सपोज वी डू नॉट कंसीडर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसका पाथ कैसा होगा, व्हाट इज द पाथ बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? हेलिक्स हो जाएगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो पाथ आ रहा है वो कैसा आ रहा है, हेलिक्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस केस में आप ये ध्यान रखोगे कि ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ओके, Q ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड Q मूव्स इन हेलिकल पाथ, ठीक है। ये हेलिकल पाथ में जाएगा, ठीक है ना। अब ये चला गया हेलिकल पाथ में, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि Q मूव्स इन हेलिकल पाथ, ओके। नाउ अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस कंसीडर कर रहे हैं। तो देखो जैसे मान लीजिए ऐसा है कि ये हेलिक्स है, देखो हेलिक्स,
अब जानते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये मान लो आप कंसीडर नहीं कर रहे हो, अब ये चार्ज पार्टिकल है क्यू, ठीक है ना। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस डायरेक्शन में अप्लाई कर देते हो ना, इफ यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हेलिक्स का जो एक्सिस होता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इधर है, ठीक है ना। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अप्लाई किए हुए हैं, तो इसलिए क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक फर्दर एक फोर्स लगा देगा इस डायरेक्शन में, तो वो जानते हो क्या करेगा, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होगा कि इस केस में मतलब हेलिक्स ऐसे जो बन रहा था ना, तो देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पैरेलल अप्लाई किया गया मैग्नेटिक फील्ड के, तो इधर का इस डायरेक्शन का वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं बढ़ेगा, perpendicular component of velocity will not increase, okay, only parallel component will increase, okay। तो perpendicular component से हम जानते हैं कि रेडियस डिसाइड होता है, और पैरेलल कंपोनेंट से बेसिकली पिच डिसाइड होता है। तो इसीलिए देखो इसमें ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे देखिए ये इसका रेडियस था, ठीक है ना, तो इसमें जो है ना रेडियस विल रिमेन द सेम, ओके, रेडियस सेम रहेगा, बस पिच जो है ना इसका बढ़ता जाएगा ऐसे, ऐसा ये बढ़ने लगेगा पिच, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट विल हैपन एक्चुअली, ओके। तो इसका पिच जो है ना, अगर आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने इधर अप्लाई कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड भी है यहाँ पे, तो इस केस में चार्ज पार्टिकल आप ऐसा मूव करेगा ना कि इसका पिच लगातार बढ़ता जाएगा, देखो पहले कम है उसके बाद ज्यादा हो गया और ज्यादा हो गया, ठीक है। सो पिच विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज इन दिस केस, ओके, दैट्स द सिचुएशन। तो इस केस में देखो जब आप बोला जा रहा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है मगर वेलोसिटी इज नॉट पैरेलल टू दोस फील्ड्स, ओके। सो इन दिस केस पाथ जो होगा हेलिकल है, ओके। सो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इसमें लिखा जा रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्यू मूव्स इन हेलिकल पाथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस पिच, ये पिच को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो आप इसलिए कह सकते हैं कि ओवरऑल पाथ जो होगा ना, ओवरऑल पाथ इज हेलिकल, ओवरऑल पाथ जो है हेलिकल है विथ, ठीक है, इंक्रीजिंग पिच या वेरिएबल पिच कह सकते हो, विथ वेरिएबल पिच, ठीक है ना। वेरिएबल पिच है लेकिन कांस्टेंट रेडियस है, ठीक है, और कांस्टेंट रेडियस है, तो वेरिएबल पिच बट कांस्टेंट रेडियस, ओके, दैट्स द सिचुएशन, ठीक है। किसी को और कुछ पूछना है? तो ये देखिए दो केसेस हम बता दिए आपको, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड टू केसेस, ओके। नाउ एक थर्ड केस जो है ना वो वही देखिए पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड का हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का आएगा, तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में डिस्कस किए थे। तो देखो केस 3 है ये, केस थर्ड, इसमें हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में देखोगे पूरा सॉल्यूशन निकलवा दिया गया है इसका, ठीक है ना। तो इसमें देखो अब हम कंक्लूजन डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है ना। तो अगर देखो इसमें ऐसा होगा कि इफ हम लोग ऐसे लिए हुए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया गया था E इंटू आई कैप में, और मैग्नेटिक फील्ड को लिया गया था B इंटू के कैप में, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा सिचुएशन होगा, देखो यहाँ पे ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे किसी चार्ज पार्टिकल को स्टार्टिंग में छोड़ा गया, ठीक है ना। ये क्यू और मास m है, पॉजिटिव चार्ज मान लो, ये दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो यहाँ पे आप चार्ज पार्टिकल को छोड़ेंगे ना, तो देखिए ये इस तरह से मूव करता है, ठीक है। ये पहले इधर से ऐसे जाएगा इधर, फिर जो है ना, सॉरी थोड़ा सा ऐसे, फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, फिर जो है ये आगे बढ़ेगा। सर ई को जे में ले लो और इजीली हो जाए। क्या कह रहे हो? ई को मैग्नेटिक फील्ड को तो जेड में लिए है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जेड में ले ले क्या? फिर परपेंडिकुलर कैसे होगा? जे में क्यों जे में क्यों ले लें? इसमें मान लो इसमें ले लिए तो इसमें भी आ सकता है, ठीक है ना। तो देखो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग चेक कर लोगे, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें ये पता चलता है कि देखो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है ना, तो इसमें पाथ जो होता है, पाथ इज हेलिकल, ये सॉरी साइक्लोइड, ये जो पाथ है ना, पाथ इज साइक्लोइड होगा,
तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को स्टार्टिंग में रखा गया है t इक्वल टू 0 पे, इसका वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना, वेलोसिटी इज 0, ठीक है। अब ये उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करना स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इन दिस डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, ऊपर। तुम लोग जो है ना बोलते हो लेकिन थोड़ा सोच समझ के बोलते ही नहीं हो, ठीक है ना। तो अभी बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जे में ले लीजिए तो अच्छा होगा, ठीक है। कैसे अच्छा होगा जरा एक बार बताओ, मतलब इजी होगा बोल रहे हो, ठीक है, कैसे सर इजी होगा? हमने ई को जे में बोला था, जैसे कि वो एक्स एक्सिस में जो यूजुअल बनाता है उस तरीके का बन जाता है। अच्छा ई को जे में बोल रहे हो, चलो ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो मतलब ये इस तरह का पाथ बनता है, ठीक है ना। तो इसमें वो इतना याद नहीं रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लिया गया, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हम देखो कंक्लूजन बता देते हैं। तो ये आप लोग देख लोगे, चेक डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन आप चेक कर लोगे, ठीक है ना। तो इसमें ये बताया गया था, देखो हम थोड़ा थोड़ा सिर्फ लिख देते हैं कि जैसे मान लीजिए t0 पे वेलोसिटी 0 है ना, तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे है, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे इधर हो जाएगी v। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसकी वेलोसिटी इधर v हो जाएगी, तो इसके वेक्टर में लिखोगे ना तो इसका देखिए कुछ x कंपोनेंट होगा और कुछ इसका y कंपोनेंट होगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इधर लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स QE, और वेलोसिटी इधर है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, ठीक है ना। ये F मैग्नेटिक लग रहा है। पार्टिकल देखो जब यहाँ पहुंचेगा ना, यहाँ पे जब पार्टिकल पहुंचेगा तो फिर से यहाँ रुक जाएगा, यहाँ पे आके वेलोसिटी 0 हो जाता है, फिर यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे भी रुक जाता है, ठीक है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से हम बता चुके थे आप लोगों को। तो अगर देखो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे था, तो आपको याद है हम बताए थे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में यहाँ पे कितने टाइम के बाद पहुंचेगा, व्हेन विल इट रीच हियर। देख लो डिफरेंशियल इक्वेशन देख करके ही बता दो। ये बताया गया आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो देखो यहाँ पे इसका जो है ना इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे लिखवाया गया था आप लोगों को। इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू बेसिकली फोर्स एक आ गया Q इंटू आई कैप और प्लस फिर Q इंटू V क्रॉस B, ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया, और दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो इसको ऐसे देखो हम पूरा लिख नहीं रहे हैं, बस अभी थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, क्यू ई आई कैप और Q, और यहाँ पे वेलोसिटी को ऐसे लिखना पड़ेगा VX आई कैप प्लस VY J कैप। देखो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो लिखा जाता है ना वो एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम लिखते हैं, सम इंस्टेंट, ठीक है ना। सो वी राइट इक्वेशन ऑफ मोशन एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। और यहाँ से तो क्यू V क्रॉस, ठीक है ना, V क्रॉस और B की जगह पे B इंटू K कैप है, और इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे लिख देते हैं dVx और बाई dt आई कैप, और प्लस क्योंकि एक्सेलरेशन का 2 कंपोनेंट होगा ना, वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट है तो एक्सेलरेशन का भी तो 2 कंपोनेंट होगा, तो यहाँ से dVy और बाई dt J कैप। तो ये लिखना पड़ता है, ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी राइट, ओके। तो ये बेसिकली हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसमें से ही आई कैप का कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, जे कैप इक्वेट करते हैं, फिर उसको डिफरेंशियल इक्वेशन साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होता है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से देखो सॉल्यूशन गिव्स, तो सॉल्यूशन से हमारा देखो Vx का कुछ फॉर्मूला निकला हुआ था, ठीक है ना, E by B sin QB by M, एक मिनट, E बाई बी कितना था, फिर और क्या था, sin QBT sin of QBT by M. QB by M T। ये निकला है ना। और Vy का फॉर्मूला हमारा निकल गया था, Vy इज इक्वल टू E बाई बी और इंटू कॉस Cos of same cos में QB same की, theta एक मिनट, QBT by M। बाई M और -1 है ना, ये इतना निकला होगा, है ना। तो ये Vx Vy निकल गया था, और इसी को Vx को फिर dx बाई dt लिख दोगे, dx बाई dt, तो इधर इसको ऐसे क्या बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी dx बाई dt लिख करके सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करके इंटीग्रेट करोगे इसे, तो ये आ जाएगा t इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। बेसिकली सॉरी x का वैल्यू जो यहाँ से निकलता है वो निकलता है E by B me बाई QB स्क्वायर, ऐसे निकलेगा ना, ठीक है। और यहाँ पे me अपॉन QB स्क्वायर, और ये बच जाएगा कितना, साइन वन माइनस, हाँ 1 माइनस कॉस और QB T बाई M, है ना।
इतना ये निकला होगा, आप लोग देख लो, है ना। dx बाई डी टी यहाँ लिखोगे ना, dx बाई डी टी लिख करके इंटीग्रेट कर दोगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। और y जब आप निकालोगे यहाँ से y, फिर यहाँ पे dy बाई डी टी लिखोगे, dy बाई डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ से, तो यहाँ से भी ऐसा ही आ जाएगा me, ठीक है ना, me अपॉन, ठीक है, और क्यू बी स्क्वायर, ये क्यू बी स्क्वायर, ठीक है। और दिस साइड वी गेट साइन क्यू बी टी, एक मिनट, यहाँ पे आ जाएगा साइन क्यू बी टी और बाई एम, ये आ जाएगा, और इधर से आएगा ई बाई बी और इंटू टी, ठीक है, दैट्स व्हाट वी गेट, ठीक है, बस यही है इसका। तो ये सब हम लोग देखो सॉल्व कर, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर जानते हो तो बेटर है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग देखो हम इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इसका सॉल्यूशन करवा चुके हैं, इसलिए रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब इसका जानते हो मेन जो है ना, देखो ये तो ऐसे ही हम बोल दिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन से ही आ जाएगा, इसका मेन कंक्लूजन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। देखो कंक्लूजन बता रहे हैं, इसका कंक्लूजन क्या है, ठीक है। इसका कंक्लूजन ये है कि देखो इसमें जो मोशन, पहला कंक्लूजन है, मोशन टेक्स प्लेस, ठीक है, इन ई एंड ई क्रॉस ई प्लेन। मोशन जो है ना इस प्लेन में अकर करता है, ठीक है ना। इसका लॉजिक देखो बता देते हैं, लॉजिक ये है ना इसमें कि स्टार्टिंग में चार्ज पार्टिकल को आपने यहाँ पे रखा, इट स्टार्टेड मूविंग, ये मूव करना स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ, किस लिए मूव करना, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना स्टार्ट किया ना, ठीक है। तो माइक ऑफ कर लिया करो आप लोग, ठीक है। सो इट स्टार्टेड मूविंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और फिर जब मूव करना शुरू किया ना तो इसमें वेलोसिटी आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो फिर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो क्यू वी क्रॉस बी, तो वी का डायरेक्शन जो है ना स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू ई क्रॉस बी हियर, ओके। So magnetic force is E cross B, and actually it is V cross B, but in place of V we can write E, okay. So it is E cross B, and here it is starting में इलेक्ट्रिक फोर्स E के डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसीलिए मोशन जो हमेशा होगा ना that will be in E and E cross B plane. So motion will take place in E and E cross B plane, okay. ठीक है, सो ये एक फर्स्ट पॉइंट है, इसमें ये पूछा जा सकता है कि मोशन कौन से प्लेन में होगा यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप देखिए यहाँ से आप ऐसा कर सकते हो कि देखिए यहाँ से ये x निकल गया है ना और ये y निकल गया है, ठीक है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो कि देखो x में हम इस टर्म को इधर ले आ सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये मल्टीप्लाई आप करोगे ना, सॉरी x किधर है, ये है ना, तो यू कैन ब्रिंग दिस टर्म टू दिस साइड, तो देखो ऐसा हो जाएगा x माइनस एम ई अपॉन क्यू बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया इज इक्वल टू यहाँ से माइनस एम ई अपॉन क्यू बी स्क्वायर, ठीक है, और इंटू कॉस क्यू बी टी बाई एम, ये लिख सकते हो। एंड दिस वन यू कैन ब्रिंग टू दिस साइड, तो y प्लस ई टी बाई एम होगा इज इक्वल टू एम ई अपॉन क्यू बी स्क्वायर, ठीक है ना, और इंटू साइन क्यू बी टी बाई एम, ठीक है ना, ये है बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉस और साइन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसको आप स्क्वायर और ऐड कर दोगे ना, इफ यू स्क्वायर एंड ऐड इट, तो ये ऐसा बनेगा स्क्वायर एंड ऐड, देखो यहाँ से स्क्वायर एंड ऐड, ठीक है। तो स्क्वायर और ऐड करने पे आप देखिए x माइनस एम ई अपॉन क्यू बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y प्लस ई टी बाई एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम ई अपॉन क्यू बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है बेसिकली, ठीक है। तो आप देखो देखने में ये इक्वेशन ऑफ सर्कल जैसा लग रहा है, तो जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ सर्कल का होगा वो एम ई अपॉन क्यू बी स्क्वायर होगा, और वाई कोऑर्डिनेट आप देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ई बाई बी है यहाँ पे एक्चुअली, है ना, ठीक है। यहाँ पे बी था इधर, ये जो है ना, सॉरी यहाँ पे बी था ना, इधर आएगा तो बी आएगा यहाँ, तो वाई कोऑर्डिनेट जो है ना देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि माइनस ई टी बाई जो सेंटर, ये सर्कल है, देखो दिस इज सर्कल, ठीक है ना, तो ये सर्कल का इक्वेशन जैसा लग रहा है देखने में, ठीक है ना। लेकिन देखिए इसका जो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर जो आ रहा है ना वो माइनस ई टी बाई बी आ रहा है, दैट इज माइनस ई टी बाई बी, ठीक है।
तो माइनस ई टी बाई बी है यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंटर ऑफ सर्कल जो है ना उसका कोऑर्डिनेट आप देखो टाइम डिपेंडेंट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ सर्कल जो है ना मूव कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम ये सर्कल बोलेंगे, इसका सेंटर आप देखो, सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालोगे ना तो एक्स कोऑर्डिनेट निकल रहा है एम ई अपॉन क्यू बी स्क्वायर, ठीक है ना, और वाई कोऑर्डिनेट निकल रहा है माइनस ई बाई बी और इंटू टी, ये वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है, ठीक है ना, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है कांस्टेंट है बट वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, और माइनस डायरेक्शन में चेंज होता जा रहा है, माइनस है ना ये, इसका मतलब सेंटर ऑफ सर्कल जो है ना नेगेटिव वाई डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। तो ये एक तरह से देखो देखने में ऐसा लग रहा है कि दिस इज लाइक स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस का यूनिट होता है ना, इसका डायमेंशन डिस्टेंस का होता है, तो ये स्पीड इनटू टाइम जैसा है। तो इसमें स्पीड जो होगा ना वो ई बाई बी होगा। तो इसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ना वो ये ध्यान रखोगे, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, सेंटर ऑफ सर्कल इसमें जो है ना सेंटर, ठीक है, मतलब एक मिनट पहले ऐसे लिख दो कि मोशन टेक्स प्लेस इन दिस प्लेन, इसमें पहले लिख दोगे पाथ इज साइक्लोइड। पाथ, दूसरा कंक्लूजन ये है कि पाथ जो है वो साइक्लोइड है। और साइक्लोइड क्या होता है? साइक्लोइड मींस मूविंग सर्कल, सर्कल जैसे बना, लेकिन आप देख रहे हो सेंटर का कोऑर्डिनेट टाइम डिपेंडेंट है ना, सो इट विल बी कॉल्ड मूविंग सर्कल। ठीक है, तो ये मूविंग सर्कल है, सो पाथ इज साइक्लोइड और मूविंग सर्कल यू कैन से। ओके, नाउ थर्ड कंक्लूजन इज कि हमने ये बोल दिया मूविंग सर्कल है, तो सर्कल किधर मूव कर रहा है? तो आप ये लिखोगे कि सेंटर ऑफ सर्कल shifts, so center of circle shifts in minus y, सॉरी इसमें माइनस वाई है ना, तो इन जनरल अगर लिखोगे ना तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, शिफ्ट्स इन ई क्रॉस बी डायरेक्शन। ई क्रॉस बी लिखोगे ना, देखो यहाँ पे ई आई कैप में है और बी जो है हमारा के कैप में, तो आई क्रॉस के से जो है ना माइनस जे आ जाएगा, तो शिफ्ट्स इन ई क्रॉस बी डायरेक्शन, ठीक है, विथ स्पीड, विथ स्पीड ई बाई बी। तो ये थ्री इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, देखो ये फर्स्ट कंक्लूजन, सेकंड एंड थर्ड, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ठीक है ना। मोशन कौन से प्लेन में होगा ये पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है ना, और साइक्लॉइड पाथ भी पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा गया है एग्जाम में, नेट एग्जाम में ये आया है, ठीक है ना, कि सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो शिफ्ट होगा विथ स्पीड ई बाई बी बट इन ई कैप क्रॉस बी कैप डायरेक्शन। ओके, तो ये आप देखिए आपका ये टॉपिक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का बस यही कॉन्सेप्ट है, दीज आर द बेसिक। ये डिफरेंशियल इक्वेशन से ये जो रिजल्ट्स आए हैं ना, वी एक्स वी वाई और फिर उससे एक्स और वाई, ये आप चेक कर लोगे, ठीक है ना। कभी अगर एग्जाम में थोड़े से एडवांस क्वेश्चन यूज करना पड़ सकता है, ठीक है ना, यू मे हैव टू यूज दिस, ठीक है, क्योंकि फिर यही बेसिक है ना, इसी से फिर कंक्लूजन आएगा, ठीक है। ओके, तो ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब इसमें एक प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास लगानी पड़ेगी, ठीक है, तो आप लोग का असाइनमेंट एक बार आप लोग चेक कर लोगे, ठीक है, असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको अटेम्प्ट करिए। हम नेक्स्ट क्लास में पहले इससे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग जब प्रॉब्लम ये इसका हो जाएगा तो फिर हमें एक क्लास और मैग्नेटोस्टैटिक्स पे लेंगे, जिसमें वो सब आप लोग बोल रहे थे ना, चलो उसको पहले ही करा देते हैं, बाउंड करंट वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, बाउंड करंट, मैग्नेटाइजेशन और एच वेक्टर वगैरह, ठीक है, तो ये बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड वो भी करा देते हैं, ठीक है ना। तो इतना कराने के बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, तो मतलब एक क्लास में या दो क्लास में ये खत्म हो जाएगा मैग्नेटोस्टैटिक्स, उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग इसके प्रॉब्लम, इसमें क्वेश्चन जानते हो डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो ये कंक्लूजन याद रखोगे, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम अटेम्प्ट करके देख लो असाइनमेंट से। हाँ बोलिए, तो इसमें आप चार केस कौन से बोल रहे थे? क्या कह रहे हो? आपने इनिशियली बोला था इसमें चार केस, चार केस, यही है ना? चार केस तो हो ही गया ना, काउंट कर सर लो केस जरा। 2 दिखाना एक बारी, सर केस 2 वाली स्लाइड दिखाना। केस टू में दो केसेस बता दिए थे ना, ए और बी नहीं बताए केस टू में, देखो तो इस तरह से चार केस हो गया ना। सर थोड़ा नीचे। एक
सर आप अभी इससे पहले वो कंडक्टर वाला एग्जांपल डिस्कस किए थे सर, एक बारी सर उसको बताना। हाँ सर ये इसमें हम ये कह रहे थे ना कि कंडक्टर से मान लो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, ठीक है, अब ऐसे जाएगा ये, तो हम रेंज का फॉर्मूला जो जानते हैं ना, मतलब ये एक्चुअली बोला गया कि मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे स्ट्राइक फिर से करेगा कंडक्टर को, तो ये प्रोजेक्टाइल पाथ ही हो जाएगा। देखो इसका कंडक्टर में चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ऊपर जाएगा ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, उसको अट्रैक्ट करेगा ना अपनी तरफ। तो जैसे ग्रेविटी अट्रैक्ट करके नीचे लाता था ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नीचे ला रहा है। पहले हम लोग प्रोजेक्टाइल जब पढ़ते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि चार्ज पार्टिकल इज कमिंग डाउन, ओके, या कोई भी पार्टिकल है वो नीचे आता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ओके। यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि इट विल कम डाउन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ दिस शीट, ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स से ये नीचे आएगा, ओके, ये कहना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। तो बस जहाँ पे जी आ रहा था ना, वो जी की जगह पे हम लोगों ने बताया ना, यहाँ पे क्यूई इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो mg के इक्विवेलेंट है। तो ऐसे लिखे, अभी हम लोग लिखे थे ना इससे पहले कि यहाँ पे mg के इक्विवेलेंट जो है, देखो mg के इक्विवेलेंट जो है दैट इज क्यूई। इक्वल नहीं लिख सकते हो यहाँ पे, इक्वल नहीं, क्योंकि जी तो है ही नहीं है ना यहाँ पे, जी इज नॉट देयर। तो हम जी के लोकेशन, मतलब जी के प्लेस में ये आ जा रहा है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं इन प्लेस ऑफ जी नाउ वी हैव दिस, ओके। तो ये कहा जा सकता है यहाँ पे, ओके। इलेक्ट्रिक ओके फील्ड सर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा है आपने। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर का फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन इस होना चाहिए सर। कंडक्टर का कभी नहीं होता है 2 एप्सिलॉन, पता नहीं क्या पढ़ाई करते हो तुम लोग। ओह सॉरी। इतने दिनों से आप बीएससी एमएससी में पहुंच गए, कंडक्टर का फील्ड आप जानते हो ना, आप लोगों को बताया कंडक्टर के सरफेस के नजदीक कभी भी फील्ड 2 एप्सिलॉन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है कंडक्टर। चाहे वो अगर स्फेरिकल कंडक्टर होता है ना, तो भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही लिखते हैं। आपको बता, याद है कंडक्टर टॉपिक में पढ़ाया गया है कि व्हेन देयर इज ए कंडक्टर नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर फील्ड कितना होता है, व्हाट इज द फील्ड नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है ना। हाँ, कंडक्टर क्रॉस करते हैं तो ये कांस्टेंट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कभी नहीं हो सकता कंडक्टर के नजदीक, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये जो है ना टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा पढ़ाई जानते हो तुम लोग का, लेकिन लग रहा है हमको जानते हो अभी के, मतलब कम, बहुत कम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना, ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं ये सब, वो सब कर नहीं पाते हो आप लोग, ठीक है। थोड़ा दिक्कत है अभी, समझ रहे हो। अब थोड़ा मेहनत करो इसमें, जैसे अब देखते हो ये सब क्वेश्चन आप लोग मतलब फंस जाते हो इसमें। ऐसे क्वेश्चंस जानते हो बिल्कुल हो जाने चाहिए जहाँ पे आपका कॉमन सेंस लग रहा है, ज्योमेट्री लग रही है 9th 10th की, वहां पे नहीं फंसना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब थोड़ा प्रैक्टिस करो ताकि ये बेटर हो जाए ये, ओके। कैलकुलेशन हमको ऐसा फील होता है ना कि नेट के स्टूडेंट का वीक है। कैलकुलेशन अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, तो आप एग्जाम आराम से क्लियर कर लोगे। कैलकुलेशन पे आप लोग ध्यान नहीं देते हो, हमको लगता है सिर्फ समझने पे ध्यान देते हो कि समझ जाए। कैलकुलेशन करो खुद से, ठीक है ना। थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि अभी जो स्थिति है ना उससे तो हमें थोड़ा बहुत ये लग रहा है, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन में आप लोग देखो, अभी जैसे ये क्वेश्चन पूछे आप लोग फंस गए इसमें, ठीक है ना, गलत आंसर बता रहे हो। इसमें भी आंसर गलत बताया ना, कहाँ था। इस वाले में, एक मिनट, किधर था। ये वाला नहीं था, कोई दूसरा था। हाँ, ये वाले में, इस वाले में आंसर गलत बता रहे थे तुम लोग। देखो इसमें ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, देखो जो मतलब क्योंकि जानते हो अभी गलती कर रहे हो, बाद में तो और ज्यादा करोगे, ऐसा नहीं कि कम करोगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी जानते हो अभी कैसे चल रहा है टॉपिक, जानते हो इस टाइम गलती एकदम कम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट चला, क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन साथ साथ चल रहा है। एग्जाम में ऐसा थोड़ी होगा, एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्ट तो गायब रहेगा, ठीक है ना। वो आपको याद करके लाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को कि हाँ ऐसा कुछ पढ़े थे, ठीक है ना। इतना आसानी से नहीं आएगा, जानते हो उस टाइम सब भूल जाओगे, बिल्कुल एकदम भूल जाओगे, ठीक है। वो मैक्सिमम स्टूडेंट, हम ये नहीं बोल रहे कि ये स्टूडेंट भूलेंगे, आप लोग सब भूलोगे, ठीक है ना। तभी तो एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो इसीलिए ध्यान रखो कि रिवीजन जो लोग कम कर रहे हैं ना, उनका एग्जाम क्लियर करना मुश्किल होगा थोड़ा, ठीक है। तो अभी जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो कर लो, ठीक है। क्योंकि जानते हो ये हमने देखा है कि नेट एग्जाम क्लियर करके भी जो लोग आते हैं ना, उनको भी नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं होता है। वो बस क्या बोलते हैं, ध्यान रखो कि बस उनका एग्जाम क्लियर हो जाता है, ठीक है ना।
वो भी सब भूले रहते हैं, थोड़ा बहुत याद रहता है, उससे थोड़ा थोड़ा याद करके टिक करके आ जाते हैं, बस हो गया एग्जाम क्लियर। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े एक्सपर्ट बन गए। अब जैसे मान लो आपको हम बता रहे हैं कि नेट एग्जाम कोई क्लियर करके आया, उसको बोलो कि कुछ बता दो, अब देखोगे पता चला नहीं बता पाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए उस टाइम सब लोग भूल जाते हैं, जिसको थोड़ा बहुत याद रहेगा उसी का एग्जाम क्लियर होता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब हम स्टॉप कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट आप लोग का क्वांटम क्लास होगा।